हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ट्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपने 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स में जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या फिर मैं बोलूँ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इसका फुल चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब कि एक ही वीडियो में हम लोग जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो है आपका वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो, ओके। और ये हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन सी बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। दैट इज आवर रेफरेंस बुक संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि स्टैटिस्टिकल स्टडी की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है, राइट। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, और फिर आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ओके। तो उसमें से हम लोगों ने अपना कलेक्शन ऑफ डेटा ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है पूरा चैप्टर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बात आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर्स में कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हुए? एक हमने पढ़ा था टैबुलर प्रेजेंटेशन, फिर हम लोगों ने पढ़ा था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और जो ये थर्ड एंड द लास्ट चैप्टर होगा आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाली जो हमारी स्टेज होती है उसके लिए, दैट इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग अपनी जो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इसका जो एक लास्ट काइंड है, या फिर एक हम बोल सकते हैं लास्ट टाइप है जिसमें कि हमारे डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब इसके नेम से क्या समझ में आया? ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंट करना डेटा को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, ओके। ये होता है आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने चैप्टर की साइड प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में हर एक चीज कवर तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं एक ओवरव्यू में हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नेम्स देखने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक के नेम्स देखने वाले हैं कि हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे एक थोड़ा छोटा सा, फिर देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ग्राफिक प्रेजेंटेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, कैसे ग्राफ को बनाया जाता है, क्या टाइप्स होते हैं ग्राफ के, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ, दैट इज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स भी बोला जाता है उन्हें, और लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। दैट मीन्स इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एट एनी पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लगे कि मैम आपने जो है डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया या किसी भी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ करनी है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है। जो मतलब कि ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में आपको डिटेल्ड वे में जो एक्सप्लेन किए गए एक एक टॉपिक के लिए एक एक स्पेसिफिक वीडियो है, उन वीडियोज़ की हेल्प लेंगे आप लोग और अपना जो एक डिटेल्ड डिस्कशन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये वन शॉट रिवीजन है, तो मैं यहाँ पर हो सकता है कि किसी चीज में डिटेल में ना जाऊं। वैसे ऐसा होगा नहीं, बिकॉज मैं आपको हर एक चीज जो है वो प्रॉपर वे में वापस एक्सप्लेन कर ही दूंगी, लेकिन फिर भी आपको कहीं पर लगे तो बस आपको यही छोटा सा काम करना है कि जो ऑलरेडी हमारे वीडियोस बने हुए हैं उनकी हेल्प लेनी है और अच्छे से जो अपना कोर्स है या अपना जो टॉपिक है वो कवर करना है, ठीक है। तो आई होप सो कि इतनी सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। Now, from the statistical point of view, graphic presentation is much more accurate and appropriate than the diagrammatic presentation, ठीक है। अगर हम एक statistical point of view से बोले तो जो graphic presentation है वो क्या है, और बहुत जो आपका diagrammatic presentation होता है उससे ज़्यादा accurate होता है और appropriate होता है, ठीक है। क्यों होता है स्टूडेंट? ये सारी चीज़ें जब हम अभी एडवांटेजेस वगैरह पढ़ेंगे ना तो वो सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स अ क्विक एंड ईजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस ट्रेंड्स ऑफ डेटा। ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या हेल्प करता है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है क्विक और एक ईजियर वे प्रोवाइड करता है कि हम लोग जो वेरियस ट्रेंड्स हैं डेटा के, ठीक है, वो हम समझ सके। डेटा को हम कुछ प्रीवियस टाइम से लेकर आज तक समझ सके। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि कैसे आपकी एक कोई भी वेरिएबल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है या कोई भी जो वेरिएबल है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। ये होता है ट्रेंड्स में, ठीक है। तो जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो आपको हेल्प करता है कि आप जो किसी भी डेटा के किसी भी वेरिएबल के जो वेरियस ट्रेंड्स है उन्हें एग्जामिन कर सको, उन्हें समझ सको इजी वे में, ठीक है, और उससे जो है एनालिसिस कर सको।
इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सिचुएशंस। जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है ये फैसिलिटेट करता है 2 या 2 से ज्यादा सिचुएशंस को कंपेयर करने में, ठीक है। तो ये भी क्या आता है, इसका एक एडवांटेज आता है। ओके, तो आई होप सो कि जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस देखेंगे तो उसमें कहीं हमें समझ में आएगा कि क्यों ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा अच्छा हम बोल रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, क्या होते हैं, ग्राफ्स अट्रैक्टिव होते हैं और इम्प्रेसिव होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो डायग्राम्स भी क्या होते हैं, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होते हैं, बट ग्राफ जो है वो आपको थोड़ी ज्यादा एप्रोप्रिएट जो हमारा एनालिसिस है, एप्रोप्रिएट जो डेटा है वो आपको देता है, ठीक है। तो ये जो है ये ज्यादा आपका हम क्या बोलेंगे, ये अट्रैक्टिव होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्या है, सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। जैसे कि मान लो एक ग्राफ बनाया है मैंने, कुछ ईयर्स के ले लेते हैं कि प्रोडक्शन कितना था, ठीक है। तो वो चीज मैंने विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस मैंने जो है शो की। तो क्या समझ में आ रहा है कि पहले एक बार प्रोडक्शन अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर थोड़ा डाउन गया, फिर वापस अप गया, थोड़ा डाउन गया, और फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं स्टेडली क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ के थ्रू हमें क्या समझ में आ गया कि ये कुछ ऐसा वर्क कर रहा है। अब इसी को अगर मैं डायग्राम के बेसिस पर बनाऊं, ठीक है, मान लो मैं जो हूं एक सिंपल बार डायग्राम बना रही हूं, तो मैंने ये बार डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा बार डायग्राम, मतलब कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा अच्छे से एनालिसिस आप करोगे या इस वे में आप ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ ये जो है आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि जो ग्राफ्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं, और वो जो है वो ज्यादा सिंपल होते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो दे आर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर यूजफुल इन कंपैरिजन, कंपेयर करने में क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हमें पता है कि उसमें कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन में भी कंपैरिजन पॉसिबल होता है। सेम गोज टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, इसमें भी क्या होता है, कंपैरिजन पॉसिबल है। लेकिन जो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही ग्राफ पे शो कर सकता है, ठीक है, जो कि आपका डायग्राम नहीं कर सकता। बार डायग्राम में स्टूडेंट्स हम सिर्फ एक डायमेंशन लेते हैं ना, वो 1 डायमेंशनल जो है डायग्राम होता है, उसमें हम सिर्फ एक डायमेंशन लेते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को ही अपने आप से कंपेयर करवाते हैं। हम 2 वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं करवा सकते बार डायग्राम में। बट जो आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसमें आप 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। अब अगर आप बोलोगे कि मैडम जो मल्टीपल बार डायग्राम्स है उसमें तो हम ये कर सकते थे, मल्टीपल बार डायग्राम्स में भी तो हम जो है अलग अलग वेरिएबल्स ले रहे थे, उसमें आप अलग अलग वेरिएबल्स नहीं ले रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें आप जो हो किसी सेम स्टडी पर क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं वो बता रहे हो कि अच्छा कुछ आप बता रहे हो टोटल स्टूडेंट्स, तो उसमें आपने बताया कि बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतनी है, ठीक है। तो वो एक काइंड ऑफ वो चल तो आपका सेम ही स्टडी रहा है ना, ठीक है, उसमें आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, फिर लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेजेस, जो पोजिशनल एवरेजेस होते हैं उनकी लोकेशन। नाउ देखो डिफरेंट एवरेजेस होते हैं, कुछ मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, कुछ पोजिशनल एवरेज होता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने जो है अगर आपका एक डिटेल डिस्कशन जो मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो अगर देखा होगा, अगर आप लोगों ने आपका जो कोर्स है वो एक बार कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको पता होगा मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 क्या होते हैं, एवरेजेस होते हैं, ठीक है। उसमें से जो मोड और मीडियन होता है स्टूडेंट्स वो है आपके पोजिशनल एवरेज। ये जो पोजिशनल एवरेज है ये हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पूरा कैलकुलेशन ना कर जो ग्राफ्स होते हैं वो हमें ये जो मीडियन है और जो मोड है वो एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये इसलिए भी क्या है, हेल्पफुल है। ये चीज आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में या टैबुलर प्रेजेंटेशन में नहीं देखोगे, वो जो है वो और फर्दर और किसी भी जो एवरेज है उसे नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है लोकेट करते हैं किसे, पोजिशनल एवरेज को। नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली अगर उसको समझना है तो आप सिर्फ एक ग्राफ को देखकर एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हो, और इवन बनाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा जो है नंबर्स से खेलना नहीं पड़ेगा।
देन हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस, जो आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है या जो ग्राफ्स हैं वो हेल्पफुल है किस चीज में, प्रिडिक्शंस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज प्रिडिक्ट करना, जैसे कि मान लो हम कुछ ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं तो प्रीवियस कुछ ईयर से क्या ट्रेंड चल रहा है तो उसके हिसाब से हम बता दें कि आगे के क्या ट्रेंड चलेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं प्रिडिक्शंस में भी, प्रिडिक्शंस ड्रॉ करने में, ओके। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं स्टूडेंट्स आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के। आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को ग्राफ पेपर की जरूरत होगी, ठीक है। ये इस काइंड का एक ग्राफ पेपर होता है। आप लोग देखते हो कि आप लोगों ने आपकी ग्राफ बुक्स देखी होगी, ग्राफ पेपर्स देखे होंगे, उन पर जो है ग्राफ बनाया जाता है। उन पर ग्राफ क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए ताकि जो आपका ग्राफ है वो एकदम अप्रोप्रिएट बने। अगर आप कोई ग्राफ इस पेपर के थ्रू, ग्राफ पेपर के थ्रू बनाओगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही बनाओगे एज कंपेयर्ड कि आप जो हो रफली ऐसे बना रहे हो, तो ठीक है। इसलिए जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ग्राफ का तो ग्राफ पेपर की जरूरत होती है, ठीक है। और ऐसे पेपर को हम बोलते हैं ग्राफ पेपर। ये स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग देखोगे कि डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि मैंने ये बॉक्स यहाँ पर लोकेट कर दिया, ठीक है। ये हमने क्या लिया, डिफरेंट बॉक्सेस लेते हैं हम इसमें जो है डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं। और इसमें जो है हर एक जो ये डार्क वाली लाइन आती है, ये शायद आप लोगों को इतनी इजीली विजिबल नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने जो है ग्राफ पेपर देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो आज वही कीजिएगा कि ग्राफ पेपर लेके आइएगा और उसे देखेगा, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि जो दो डार्क लाइंस होती है, ठीक है, जो दो डार्क लाइंस होगी आपकी, उनके बीच में 10 जो है प्रॉपर स्मॉल डिविजन्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि उसमें जो 1 सेंटीमीटर होगा वो आपको 10 इक्वल किस चीज में डिवाइड करता है, 10 इक्वल 5 में डिवाइड करता है, ओके। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आपका जो प्रॉपर ग्राफ बनाना है, ठीक है, वो एकदम प्रॉपर वे में हो, एकदम एप्रोप्रिएट मैनर में हो, कोई भी उसमें जो है स्लाइट सी भी मिस्टेक ना हो। इसलिए जो है ये प्रॉपर उसमें जो है प्रॉपर डिविजन्स होते हैं, ठीक है। So graphs are generally drawn on a specially designed paper known as graph paper, ठीक है। कहाँ बना रहे हैं हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। ग्राफ पेपर हैज अ फाइन नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिवाइडिंग एवरी इंच और सेंटीमीटर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। क्या कर रहा है, ये जो एवरी सेंटीमीटर होता है, ठीक है, वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि मैं आप लोगों को अभी बता ही चुकी हूँ, ओके। तो ये दोनों चीज आई होप सो कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ पेपर क्या होता है ये क्लियर होगा, और ग्राफ को ग्राफ पेपर पर बनाना है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ, कैसे ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्टेप्स है हमारे पास में डिफरेंट, देखते हैं क्या क्या स्टेप्स है। स्टेप 1 पर आते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप draw two simple lines which intersect each other at the right angle, these are called axes। दो सिंपल लाइंस बनाओ, एक लाइन हमने ये बनाई और दूसरी लाइन क्या बनाई, ये बनाई। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करने चाहिए स्टूडेंट्स, ये इंटरसेक्ट करने चाहिए राइट एंगल पर। मतलब कि ये जो है 90 डिग्री यहाँ पर हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल इट मीन्स व्हाट, 90 डिग्री। तो ऐसे ही हमें क्या बनानी है, दो लाइंस बनानी है। और ये जो दो लाइंस ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी एक्सिस, ठीक है। ये होता है आपका y एक्सिस और ये होता है आपका x एक्सिस, ठीक है। ये दो एक्सिस होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो अभी पता चल ही गया होगा। वैसे तो आप लोगों ने आपके ग्राफ्स ये फर्स्ट टाइम नहीं बना रहे होंगे, तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एब्सकिका और एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस या फिर एब्सकिसा, और जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी ऑर्डिनेट। ये जो दोनों नेम्स हैं स्टूडेंट्स, ये और ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है। इवन एमसीक्यूज इनसे जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ओके। तो आई होप सो कि आप लोग जो हो ये छोटी छोटी चीजों को याद रखने वाले हो। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर होगी। ये बहुत ही इजी सी स्टेप थी। स्टेप 2 में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बताया गया हमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, ठीक है। फिर आते हैं स्टेप 3 पर।
The point at which they intersect each other is called the point of origin, denoted by O, represented by 0. ठीक है, जो आपका ये है, जो आपकी दोनों लाइंस है जहां पर इंटरसेक्ट करती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ये होती है आपकी पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, ये रिप्रेजेंट किससे की जाती है स्टूडेंट्स? ये रिप्रेजेंट की जाती है विथ 0. ठीक, आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, पता होगा मतलब ये भी. फिर आती है स्टेप 4. By convention, the independent variable is normally measured along the x-axis and the dependent variable along the y-axis. ठीक है, जो independent variable है वो हम कहाँ लेते हैं स्टूडेंट्स? वो हम लेते हैं normally on the x-axis, और जो dependent variable होता है उसे हम लेते हैं y-axis पर. ठीक है, तो ये नॉर्मली जनरली ये लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, ये चेंज भी हो सकता है, बट ये एक जनरल सेंस में बताया गया कि यूजुअली यही चीज होती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप दैट इज सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट स्केल. एक एप्रोप्रिएट स्केल होना चाहिए. जैसे कि मान लो मेरे पास में कोई वेरिएबल है x. ठीक है, इसकी मेरे पास में डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, लाइक 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है, इस वे में गिवन है. अब अगर मुझे इसे क्या करना है, अब अगर मुझे ये पर्टिकुलर x वेरिएबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक प्रॉपर स्केल भी लेना पड़ेगा. ठीक है, ये मान लो हुआ क्या मेरा ग्राफ. अगर स्टूडेंट्स में यहाँ पर पूरा 1, 2, 3 इस वे में ले रही हूँ तो ये मेरा जो 25 तक जाना है तो मुझे बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा. मेरा जो ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा जो है लार्ज बन जाएगा. ठीक है, जो कि सही नहीं है, वो इतना अच्छा दिखेगा नहीं. बट यहाँ पर मैं एक चीज कर सकती हूँ ना, कि मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है? 5 यूनिट्स के इक्वल है. तो मैं 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट्स के इक्वल ले लूँ. ये हो गया 5, 10, 15, 20 एंड 25. ठीक है, इस वे में भी तो अपना ग्राफ बना सकती हूँ. तो ये काफी रिप्रेजेंटेबल ग्राफ बनेगा, और ये जो है हम लोग प्रॉपरली डिफाइन भी कर देंगे. ये प्रॉपर जो है मैं स्केल लिख दूंगी तो कोई इशू भी नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, इस हिसाब से हम बता सकते हैं. सेम गोस कि आप इस एक्सिस पर जो ले रहे हो उसमें भी प्रॉपर स्केल आपको लेने हैं, और साथ ही साथ में आपको जो है ये स्केल डिफाइन करने होते हैं. ठीक है, तो आई होप सो कि ये वाली स्टेप आपको क्लियर होगी कि आपको जो है सिलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट स्केल को. ओके, तो आई होप सो कि स्टेप 5 जो है ये आपको क्लियर हो गई होगी. फिर जो स्टेप 6 है वो क्या है? प्लॉट दी डेटा ऑन दी ग्राफ पेपर ऑन दी बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल. ठीक है, जो डेटा है उसको प्लॉट करो. देखो आपने क्या किया, आपने एक्सिस बना दिए, सब कुछ बना दिया, ये 2 लाइंस बना दी. अब इसके बाद में यहाँ पर आपने जो है प्रॉपर आपके स्केल्स भी ले लिए हैं. 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है, वो सब आपने बता दिया. मतलब कि आपने जो है यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ डिफाइन कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो डेटा है ठीक है उसे आपको प्लॉट करना है. जैसे कि इसे मैं फिर से एक और बार लिख देती हूँ प्रॉपर वे में. हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक लेते हैं x और एक ले लेते हैं y. ठीक है, x जो है वो हमने लिया है किस पर? y एक्सिस पर, और मान लो y लिया हमने कहाँ पर? x एक्सिस पर. ठीक है, ये कुछ मैंने लिया 2, 3, 4, 5. ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको कैसे प्लॉट करना होता है. ओके, सो x है हमारे पास में 5, 10, 15, 20 एंड 25. ठीक है, और आपका जो y है वो है आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब इसे आपको प्लॉट करना है. 5 एंड 1 ये प्लॉट हुआ. ठीक है, 10 एंड 2 ये प्लॉट कर दिया हमने. 15 एंड 3 ये यहाँ पर कुछ प्लॉट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट ले लो 20 एंड 4 यहाँ पर प्लॉट हुआ, एंड 25 एंड 5 कुछ यहाँ पर प्लॉट हुआ. ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपने प्लॉट कर दिया सारा जो पूरा जो डेटा है उसे इस पर्टिकुलर ग्राफ पर. ओके, यहाँ पर आपने दिखा दिया, ये हमने जो है पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर दिए. फिर जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? जॉइन दी पॉइंट्स. ओके, और या फिर पेयर ऑफ वैल्यूज ऑन दी ग्राफ पेपर. अब जो है ये जो पॉइंट्स हमने बनाए इसे क्या करना है? हमें ज्वाइन करना है. ओके, तो इसे ज्वाइन कर दो सीधा सीधा. ये हमने ज्वाइन कर दी.
इसकी जगह पर अगर पॉइंट्स आपके और कहीं पर भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है सारे पॉइंट्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूज इंडेक्स इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस आर ड्रॉन, ठीक है। इंडेक्स यूज करो अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस आपने ड्रॉ किए। अब यहाँ पर तो आपकी एक ही लाइन थी तो ये आपने जो है अच्छे से बता दी, अब इसमें मतलब कि इंडेक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि मैं कुछ एक और चीज बता रही हूं जिसकी कुछ ये पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, तो अब मुझे प्रॉपर इंडेक्स यूज करना है। इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडेक्स होता है कि जब आप किसी भी ग्राफ में, किसी भी डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताते हो, एक ही डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताते हो, तो आप क्या करते हो, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट कलर्स का यूज करते हो। तो वो हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन सा कलर किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, ये जो आपने लाइंस बनाई है उसके लिए, मतलब कि जो आपने आपकी सारी जो डेटा है वो आपने प्लॉट कर दी है, तो उसके बाद में आपको बनाना होगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में जो है आप प्रॉपरली दो चीजें बनाओगे, मतलब दो बॉक्सेस बनाओगे, एक में आप ग्रीन लाइन बनाओगे, एक में आप क्या बनाओगे, रेड लाइन बनाओगे। ग्रीन लाइन किस चीज को डिफाइन कर रही है और रेड लाइन किस चीज को डिफाइन कर रही है ये आप बताओगे, ठीक है। तो इस वे में आपका इंडेक्स बनता है। इंडेक्स इसलिए जरूरी है बिकॉज हम लोग इस लाइन पर नहीं लिख रहे ना कि ये किस चीज को शो कर रही है, तो एक प्रॉपर जो है एनालिसिस कर पाए, एक जो पर्सन है वो प्रॉपरली उसे समझ पाए, उसके लिए जरूरी है कि ये करना होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है कि आपको जो है प्रॉपर इंडेक्स भी बनाना होता है। और फिर है असाइन अ अप्रोप्रिएट टाइटल। इसका जो है अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, मतलब कि हमें बताना चाहिए कि ये ग्राफ किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, उसका जो है आपको प्रॉपरली एक टाइटल भी लिखना होता है। और यूज ग्राफ नंबर यूज कर लो अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आप यूज कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ग्राफ 1, ग्राफ 2 और फिर इसके आगे जो है आपका टाइटल कंप्लीट कर दो, तो इस वे में जो है आपका पूरा ग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपके ग्राफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, इफ ग्राफ नंबर की जरूरत है तो ग्राफ नंबर होना चाहिए, ओके। उसके बाद में अगर आपने जो है इंडेक्स नंबर की जरूरत है, ठीक है, मतलब कि अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को या वेरिएबल्स को आपने शो किया है तो इंडेक्स नंबर होना चाहिए, या इंडेक्स नंबर नहीं है सॉरी इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा है कि आपकी कौन सा पर्टिकुलर कलर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में प्रॉपर आपको स्केल लिखना है फॉर वाई एक्सिस एंड फॉर एक्स एक्सिस, दोनों के लिए जो है प्रॉपर स्केल भी आपको बनाना है, ठीक है। और स्केल अप्रोप्रिएट लेना है, आपके जो भी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग लेना है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे तो 5, 10, 15, 20, 25 था, लेकिन मान लो कि वो वैल्यूज ये ना होकर वो क्या होती, वो होती कुछ हमारी 2, 6, 10, 8, 12, ठीक है, कुछ अगर ऐसी वैल्यूज होती, और फिर अगर आप ये 5, 10, 15, 20, 25 ले रहे हो तो ये अप्रोप्रिएट स्केल नहीं है, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट स्केल क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग लो कि जो सारी वैल्यूज है एटलीस्ट वो अच्छे से आप लोग डिफाइन कर सको, ठीक है। मतलब कि अब जो है हम 2 के वेरिएशन से ले सकते हैं स्केल, ठीक है, या फिर हम 4 के वेरिएशन से भी ले सकते हैं। वो आपको देखना होगा कि आपका डेटा कितना बड़ा है और आपके जो सारे पॉइंट्स है वो कैसे हैं, ठीक है। तो इस वे में जो है आपको प्रॉपर ग्राफ का कंस्ट्रक्शन करना होता है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ओके। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो जो ग्राफ्स हैं स्टूडेंट्स उन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सम आर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स एंड टाइम सीरीज ग्राफ, ओके। अब हम लोग जो है ये दोनों ही अलग अलग पढ़ने वाले हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में और भी टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं। अब वो क्या होते हैं वो हम ये देख लेते हैं, ओके। हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में आने वाले स्टूडेंट्स लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइड। ये सब कुछ हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्यों बोल रहे हैं, देखो हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। एक टेबल होता है जो कि किसी भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी शो करता है, ठीक है। उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, उस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब वो जो टेबल है उसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है। जो भी ग्राफ्स के थ्रू वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो किया जा सकता है वो सब कुछ उसमें आने वाला है। तो ये कुछ हमारे ग्राफ्स होंगे स्टूडेंट्स जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शो किया जा सकता हो। अब ये सारे ही जो है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विथ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। अब जैसे कि नेम ने बता दिया लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होगा, जो लाइन के थ्रू हम जो है फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हो, ठीक है। किसी एक लाइन के थ्रू जो है वो अगर बनाया जाता है, कोई भी आपकी अगर फ्रीक्वेंसी वो शो की जाती है तो वो होता है आपका लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। Such graphs are used to depict discrete series, ठीक है। ये जो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ है स्टूडेंट्स, इसमें आप डिस्क्रीट सीरीज ही शो कर सकते हो, कंटिन्यूस सीरीज शो नहीं कर सकते हो। नाउ आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से पता है कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रीट सीरीज जो होती है वो किसी एग्जैक्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी जो शो की जाती है वो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर होना क्या है, जरूरी है। और जो आपका कंटिन्यूस सीरीज है वो आपको क्या शो करेगा, कंटिन्यूस सीरीज जो है वो आपका जो क्लास इंटरवल जो है वो वाले आते हैं आपके कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। तो आपका जो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ये कंटिन्यूस सीरीज में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, डिस्क्रीट सीरीज में आएगा। मतलब कि जहां पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज कैसी है, एग्जैक्ट वैल्यूज है, एक इंटीजर नंबर है, फ्रैक्शंस डेसिमल्स ये नहीं होते उनमें, ठीक है। In construction of line frequency graph, the values of variables are measured on the x-axis and the corresponding frequency on the y-axis, ठीक है। जो values हैं वो कहाँ पर शो की जाएगी, x-axis पर वेरिएबल की, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी वो होती है y-axis पर। जैसे कि आप ये पर्टिकुलर देखोगे हमारा जो ग्राफ है उसे, तो यहाँ पर क्या लिया है, मार्क्स लिया है, ये हमारा x एक्सेस होगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा गलत है, इधर x आएगा और इधर क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। तो x एक्सेस पर हमने क्या शो किया है, x एक्सेस पर हमने शो की है जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू, ठीक है। ये वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। और y एक्सेस पर आप क्या शो कर रहे हो, y एक्सेस पर आप शो कर रहे हो फ्रीक्वेंसी जो होगी इन वेरिएबल्स की वो, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, ये होगा वेरिएबल। अब अगर आप वेरिएबल की वैल्यूज देखो तो ये क्या है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एग्जैक्ट नंबर्स हैं, राइट। तो उसका एग्जैक्ट नंबर होना जरूरी है बिकॉज ये सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में हो सकता है। अगर कोई भी मार्क्स है जिसकी वैल्यू होगी 2.5, तो ये पर्टिकुलर चीज को हम विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज होगी, यहाँ पर एक ही लाइन शो की जाएगी, ठीक है। ये देखो सिर्फ और सिर्फ हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइन ड्रॉ कर ली। एक जो हमारा ग्राफ है उसे अट्रैक्टिव या एक सुंदर बनाने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइन यूज कर दी और उससे जो अपना ग्राफ है वो बना दिया, ठीक है। तो इस वे में जो है आपकी लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, बहुत ही इजी और सिंपल मैनर है इस ग्राफ को बनाना, ठीक है। सिंपली जो है वैल्यूज लिखनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, जो हमारी लाइंस है वो ड्रॉ कर देना है। तो ये हो जाता है आपका लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम जो है वो यूज होता है आपकी कंटीन्यूअस सीरीज को शो करने के लिए, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या शो करेगा, कंटीन्यूअस सीरीज को जो है उसे ग्राफिकली शो करता है, ओके। क्या होता है वो पढ़ते हैं, फिर इसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट उसकी सिचुएशंस हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। इट इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। जो आपका हिस्टोग्राम है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एक 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है। वो क्लास इंटरवल्स उसमें प्लॉट किए जाते हैं एक्स एक्सिस पर और जो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती है वो वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये याद रखना, जब आपको क्लास इंटरवल जो है वो अगर शो करने विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ तो आप किसका यूज करोगे, हिस्टोग्राम का। जब आपको डिस्क्रीट सीरीज शो करनी है तो आप किसका यूज करोगे, तो फिर आप यूज करोगे लाइन ग्राफ का, ठीक है। हिस्टोग्राम जो है स्टूडेंट्स वो आपको डिस्क्रीट सीरीज शो नहीं कर पाएगा। फिर या तो ये सिचुएशन होगी या ये कंडीशन होगी कि आप डिस्क्रीट सीरीज को कन्वर्ट करो किसमें, आप कन्वर्ट करो उसको कंटीन्यूअस सीरीज में, तो ही ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो वो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम नहीं हम लोग बना सकते हैं, ओके।
So histogram is a very popular method of presenting continuous series और class interval frequency distribution. ठीक है, जो histogram है वो क्या है, बहुत ही popular method है कंटिन्यूस सीरीज को या फिर क्लास इंटरवल वाली जो सीरीज होती है उसे शो करने के लिए, उसे प्लॉट करने के लिए. हिस्टोग्राम इज नेवर ड्रॉन फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया. देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि मिड पॉइंट्स ले लिए हमने क्लास इंटरवल के, ठीक है, एक कोई क्लास इंटरवल है मान लो हमारी 20 to 30, तो अगर इसका मुझे मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी जो प्रीवियस हमारे चैप्टर्स पढ़े उसमें भी पढ़ चुके हैं. एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे निकाला जाता है. कैसे निकालेंगे हम, जब हमें अगर किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट चाहिए हो तो उसके लिए हम करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब कि L1 प्लस L2 क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2. 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50 हो गया. इसको डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया, 25 आ गया. ये जो 25 आया है ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर हमारी जो क्लास इंटरवल है उसका ये मिड पॉइंट है. ठीक है, ऐसे ही जब डिफरेंट क्लासेस हो और उन सब के अगर हम मिड पॉइंट निकाल दें तो वो सारे मिड पॉइंट, मतलब कि ऐसे जो नंबर्स आएंगे वो कहीं ना कहीं डिस्क्रीट सीरीज ही होती है ना, कि आपके पास में एक एग्जैक्ट नंबर है और उसका कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो वो कहीं ना कहीं वही चीज शो करती है हमें. तो मिड पॉइंट्स जो होते हैं उनके थ्रू भी हमारा हिस्टोग्राम नहीं बन सकता. अगर किसी भी क्लास के मिड पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसे जो है अपना प्रॉपर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं. ओके, फिर हम जो है हिस्टोग्राम बनाते हैं. अभी आगे जब हम इसकी जो सारे डिफरेंट कंडीशंस पढ़ेंगे तब आप लोग इसे भी पढ़ने वाले और तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें क्या करना होता है. हमें मतलब कि अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो हमारे पास में क्लास इंटरवल का होना जरूरी है. अगर क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे, अगर कंटिन्यूअस सीरीज नहीं होगी तो हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, आई होप सो कि इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. ये कुछ होता है हमारा हिस्टोग्राम, इस वे में बनता है. इसमें देखिए ये क्या हमें लाइन जो है शो कर रहा है, 60 to 65 एक बना, फिर 65 to 70 ये हमारी दूसरी क्लास है, फिर 70 to 75 ये हमारी थर्ड क्लास है. इस वे में ये सारी क्लासेस है. ठीक है, ये जो है स्टूडेंट्स आपका हिस्टोग्राम, इसमें आप देखते हो कि जो आपके ये बार्स होते हैं, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं ये दोनों जो है वो साथ में होते हैं, मतलब कि एक साथ में इस वे में आते हैं. वो जो है वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर चाहो तो इन्हें जो है कुछ इस वे में भी बना सकते हो कि एक बार ये हो गया, फिर सेकेंड वाले में आपने थोड़ा गैप छोड़ दिया, ये भी पॉसिबल है, मतलब ये भी चीज सही है. लेकिन यूजुअली हिस्टोग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं. ठीक है, ये जो आपके लाइंस होते हैं वो एग्जैक्टली हम लोग सेम रखते हैं. ठीक, अब बात यह आती है कि मैडम बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ये हो सकता है. तो देखो जो आपका हिस्टोग्राम है, पहली चीज तो ये क्या है, ये है 2 डायमेंशनल डायग्राम. बार डायग्राम क्या होता है आपका, 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में पढ़ा दिया ऑलरेडी. जो आपका बार डायग्राम होता है वो होता है 1 डायमेंशनल. उसकी सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ होती है, या हम बोले सिर्फ और सिर्फ जो उसकी हाइट होती है वो उसकी वैल्यू को शो करती है. लेकिन अगर वहीं हम हिस्टोग्राम की बात करें तो इसकी जो है हाइट और इसकी जो विड्थ है वो दोनों ही मिलाकर क्या शो करती है, ये दोनों ही मिलाकर आपकी जो डिफरेंट चीज है, मतलब कि आपका जो एक वेरिएबल है उसकी पूरी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि अच्छा ये जो है ये कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं 7.5 से ज्यादा है, ये हम बोल देते हैं ये है 8.5 और इसकी जो क्लास इंटरवल है वो कितनी है 5. ठीक है, 70 to 5 है तो ये इसकी क्लास इंटरवल है. अगर यहाँ पर इसकी जो है इसकी जो ब्रेथ है वो अगर कुछ ये होती मान लो तो हम क्या बोलते हैं कि क्लास इंटरवल है इसका 70 to 80 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ है 5. ठीक है, तो आपका जो हिस्टोग्राम है वो 2 डायमेंशनल होता है और आपका जो बार डायग्राम है 1 डायमेंशनल होता है. ये याद रखिएगा. 2 डायमेंशनल मतलब कि 2 डायमेंशन शो कर रहा है, 2 चीजें शो कर रहा है वो आपको. ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा. ठीक है, कि ये क्या होते हैं. ओके, तो ये आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आपको. फिर हम देखें स्टूडेंट्स की जो हिस्टोग्राम की जी और थोड़ी सी अगर हिस्टोग्राम पे ही बात करें तो
height or length of each rectangle shows the frequency of a class and breadth indicates the size of class interval। ठीक है, मैं जो बात कर रही हूँ 2 डायमेंशन की, वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हाइट है या फिर जो लेंथ होती है वो क्या शो करती है, फ्रीक्वेंसी शो करती है क्लास की, और जो ब्रेथ होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज क्या है ये शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, histograms can also be used to determine the value of mode। देखो हम लोगों ने बात की थी ना कि जो आपके ये होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, उसके एडवांटेज में पढ़ा था कि ये जो है आपको पोजिशनल एवरेजेस फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो ये मोड किससे फाइंड आउट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम्स। ठीक है, हिस्टोग्राम्स जो है उससे हमें मोड देखने को मिलता है, या मोड जो है वो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो हिस्टोग्राम है कौन से पोजिशनल एवरेज को फाइंड आउट करता है, दैट इज मोड। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, मोड होता है वो नंबर जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जो आपका सबसे हाइटेड वाला जो आपका हिस्टोग्राम होगा वो शो करेगा क्या, मोड। ठीक है, बिकॉज जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हिस्टोग्राम है वो मोड को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ओके, आई होप सो कि ये जो हिस्टोग्राम का मतलब था स्टूडेंट्स ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ हिस्टोग्राम जो है वो कुछ इन डिफरेंट वेज में बनाया जाता है, या ये जो डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो उसमें हमें देखने को मिलती है। क्या क्या है, equal class intervals are given, unequal class intervals are given, mid points are given and inclusive class intervals are given। ठीक है, ये कुछ हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ क्या है, हिस्टोग्राम की कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल जैसे कि क्लासेस है हमारे पास में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, ये हमारी क्लासेस गिवन है स्टूडेंट्स। इसमें अगर हमें क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं L2 माइनस L1 करके। मतलब कि L2 इट मीन्स व्हाट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई आपकी 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो ये फर्स्ट वाले की क्लास इंटरवल कितने आई, 10 आई। सेकेंड वाला देखो 30 माइनस 20, ये कितना हुआ, फिर से 10। ठीक है, फिर 40 माइनस 30, ये फिर से हुआ 10, एंड 50 माइनस 40, ये क्या हुआ, ये भी हुआ फिर से 10। तो ये क्या है, ये है आपके इक्वल क्लास इंटरवल्स। यहाँ पर क्या गिवन है, इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है। लेकिन अगर वही चीज हम थोड़ा चेंज करें, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स अगर हमें बनाने हैं तो वो कैसे हो गए, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, देन हेयर कम्स 50 to 60। ठीक है, तो ये है एक एग्जाम्पल आपके अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का। कैसे हुआ, बिकॉज ये जो है ये हो गया 20, राइट, 50 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 20 आपका। तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो गए कि यहाँ पर जो है अनइक्वल गिवन है। तो ये होगी आपकी सेकेंड वाली सिचुएशन। इसमें कैसे करना है वो हम सीखेंगे। फिर आता है मिड पॉइंट्स आर गिवन। तो मिड पॉइंट्स आर गिवन, मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं हम, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, दैट इज 10 प्लस 20 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आ गया 25। 20 डिवाइडेड बाय 30 अगर हम करें, सॉरी 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 25, दिस वुड बी 15। आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। 20 प्लस 10 होता है 30 एंड 30 डिवाइडेड बाय 2 होता है 15। ठीक है, फिर 30 प्लस 50 दैट इज कितना हो गया, ये हो गया आपका 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 40। इस वे में आप निकालते हो आपके मिड पॉइंट्स। तो अगर मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, ऐसी क्लास इंटरवल्स या ऐसी क्लास सीरीज जिसमें कि आपकी एक क्लास की जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं बनती है, इन्हें बोलते हैं हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ठीक है, वो क्या है, वो है आपकी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स।
10 to 19, फिर जो 19 है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं बना है ना, तो ये है आपका इंक्लूसिव, ये होती है आपकी एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। वैसे तो ये सब कुछ जो है हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को पूरा एक जो है शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया है। तो आई होप सो कि आपको ये जो चारों चीजें हैं, ओके, जो चारों कंडीशंस हैं वो क्लियर होंगी। अब इन चारों कंडीशंस में क्या किया जाता है, कैसे जो है हिस्टोग्राम बनाया जाता है, वो हम सीखते हैं। ठीक है, एक एक जो हमारी सिचुएशन है उसको सेपरेटली हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन। जो क्लास इंटरवल्स है वो कैसे है, इक्वल है। ठीक है, so in case of equal class intervals, the height of each rectangle is taken to be equal to the frequency of the corresponding class। ठीक है, देखो जब equal class intervals given हो ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी इन दी सेंस व्हाट, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। जो आपके क्लास इंटरवल्स या हम बोलें जो आपका पूरी जो आपका वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है और जो पूरी जो डेटा गिवन है उसको एज इट इज प्लॉट कर दो। ठीक है, जब क्या है इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है तो, और साथ ही साथ में कौन सी सीरीज हो, वो एक्सक्लूसिव सीरीज हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, इंक्लूसिव हो तो उसमें क्या करना होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं एट प्रेजेंट आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। बट अगर इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है तो आपको कोई भी उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है डेटा में। डेटा को एज इट इज आप क्या कर दोगे, प्लॉट कर दोगे आपके ग्राफ में और एक हिस्टोग्राम जो है वो बना दोगे। ठीक है, so on the x-axis each class interval is drawn in which width of rectangle is equal or proportional to the magnitude of class interval. On the y-axis we plot the frequencies। ठीक है, x-axis पर आप क्या लोगे, x-axis पर आप लोगे जो आपके सारे क्लास इंटरवल्स है ना वो। ठीक है, और y एक्सिस पर क्या लोगे, y एक्सिस पर लोगे आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो। ठीक है, और फिर उससे जो है आपका क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा आपका हिस्टोग्राम। ओके, इक्वल क्लास इंटरवल सबसे इजी हम बोल सकते हैं, एकदम इजीएस्ट वे है या जो हम बोलेंगे कंडीशन है हमारे हिस्टोग्राम को बनाने की, बिकॉज इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने होते हैं, इसमें हम जो है अपने डेटा को एज इट इज प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ आएगा आपका इक्वल क्लास इंटरवल में, आपका जो हिस्टोग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर आप देखोगे, देखो मार्क्स लिए हैं, ये मिड वैल्यूज नहीं, ये जो सिर्फ हमने क्या लिया है, मार्क्स लिया है। ठीक है, ये 10 to 20 की एक क्लास होगी, 20 to 30 की एक क्लास होगी, फिर 30 to 40 नेक्स्ट क्लास, 40 to 50 नेक्स्ट क्लास, 50 to 60 नेक्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने लिए अपनी क्लासेस और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज प्रिवेलिंग है, जैसे कि आपको गिवन होगा कि 10 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5। तो ये हमने 10 to 20 के आगे जो बार बनाया वो कुछ 5 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वहां तक बना दी। ठीक है, मान लो 20 to 30 की जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कितनी है, 3। ठीक है, तो ये आपने जो नेक्स्ट वाला बार है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 टिल 30 वो आपने नेक्स्ट बार बना दिया। फिर इस हिसाब से आप जो है नेक्स्ट बनाते जाओगे और आपका जो हिस्टोग्राम है वो बन जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर जो है हम हर एक बार में डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं, तो क्या ये कलर का कोई मतलब है, क्या हमें इसका कोई इंडेक्स बनाना होगा, इसका नहीं बनाना होगा। क्यों, बिकॉज हम जो वेरिएबल शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो तो एक ही है, राइट, हम सिर्फ मार्क्स शो कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो ग्राफ है उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। अदरवाइज कोई हमारे यहाँ पर ऐसा कोई मतलब नहीं है जो डिफरेंट कलर्स है वो यूज करने का, वो सिर्फ और सिर्फ हम क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, वो थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, इसलिए हम इनका यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर और भी कोई वेरिएबल्स होते, ठीक है, और अगर हमने कोई स्पेसिफिक कलर यूज किया होता किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो फिर हमें जो है इंडेक्स बनाना पड़ता। ठीक है, फिर जो है इंडेक्स बनाना हमारी कंपल्सन हो जाता, अदरवाइज आपका जो ग्राफ है वो इनकम्प्लीट होता और कोई भी पर्सन जो है उसमें से कुछ भी एनालाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो है आपका इक्वल क्लास इंटरवल वाली जो हमारी सिचुएशन है, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्लियर है। फिर आते हैं सेकेंड पर, दैट इज अनइक्वल क्लास इंटरवल। अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में समझाया था कि अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या चीज होती है। नाउ अगर हम अनइक्वल क्लास इंटरवल की बात करें, तो अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन है तो हम उस डेटा को एज इट इज प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है,
हमें जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब एडजस्टमेंट कैसे करना पड़ता है वो चीज समझते हैं। सो इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, frequencies are first adjusted before constructing the histogram। ठीक है, हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है। यहां पर करना क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है। ठीक है, आपकी क्लासेस तो वो एज इट इज ही हम रहने देते हैं, उनमें हम चेंजेस नहीं करते, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो जरूर हम एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो चीज हम समझेंगे। The frequency distribution is adjusted in accordance with the equal class width। ठीक है, जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एडजस्ट किसके अकॉर्डिंग या किसके अकॉर्डेंस में किया जा रहा है, इक्वल क्लास विड्थ के अकॉर्डिंग। मतलब कि हमें जो है सारी इक्वल क्लास इंटरवल चाहिए होती है, इसलिए जो है हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ कैसे स्टेप्स जो नीडेड है टू एडजस्ट दी फ्रीक्वेंसीज वो हम देखते हैं। तो स्टेप 1 है आपका, डिटरमाइन विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल, टेक दिस विड्थ एज द स्टैंडर्ड वन। जो लोएस्ट क्लास इंटरवल होगी ना, हमें उसकी क्या लेनी है, विड्थ लेनी है। ठीक है, मतलब कि वो जो क्लास इंटरवल है वो हमें लेना होता है जो लोएस्ट क्लास का होता है, और उसे हम एक स्टैंडर्ड या फिर हम बोलें कि बेस मानते हैं। ठीक है, कि इसके बेसिस पर जो है फर्दर क्या किया जाएगा, इसके बेसिस पर जो फर्दर हमारा एडजस्टमेंट है वो किया जाएगा। ओके, स्टेप 2 है, डिटरमाइन विड्थ ऑफ अदर क्लास इंटरवल्स एंड कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर ईच क्लास। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या बोल रही है कि हमें डिटरमाइन करना है, क्या, विड्थ डिटरमाइन करनी है दूसरी क्लासेस की, और एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है ईच क्लास का। अब एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर को किसी भी क्लास का निकालने के लिए क्या करना है, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या करना है, हमें जो भी कंसर्न्ड क्लास है उसका क्लास इंटरवल लेना है और उसको डिवाइड करना है लोएस्ट क्लास इंटरवल से, या फिर हम इसे, ये और लिखा है, ठीक है, यही जो चीज है इसे मोल्ड कर कर हम इस वे में भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास। अब देखो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, उस एग्जाम्पल से जो है आपको ये चीज क्लियर होगी। फिर जो स्टेप 3 है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल से मैं आपको जो है प्रॉपर जो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है वो समझा दूंगी। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस विद द लोएस्ट विड्थ आर नॉट चेंज्ड एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल अदर क्लासेस आर एडजस्टेड बाय डिवाइडिंग इट विद द एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, जो भी आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आपने निकाल लिया, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकाला, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था उससे एडजस्टमेंट फैक्टर हमने निकाल लिया, उसके बाद में आपकी जो सारी क्लास की फ्रीक्वेंसीज होती है उसको उस एडजस्टमेंट फैक्टर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपकी जो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आती है। नाउ कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में क्या गिवन है, वीकली वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। अभी इन दोनों कॉलम्स को नहीं देखो, अभी सिर्फ जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है या इक्वल क्लास इंटरवल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये सारे क्लास इंटरवल्स देखने होंगे। कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अपर लिमिट मतलब कि ये सारी क्या है, अपर लिमिट है, और जो ये सारी है वो क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, सो 15 माइनस 10 ये कितना हुआ, 5। 20 माइनस 15 ये कितना हुआ, 5। 25 माइनस 20 दिस इज व्हाट, 5। 30 माइनस 25 ये कितना आया, ये भी आया 5। 40 माइनस 30 ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 10। 60 माइनस 40 कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका 20, और 80 माइनस 60 कितना हुआ, ये भी हुआ आपका 20। देखो यहां से समझ में आया कि क्या है, आपकी क्लास इंटरवल्स कैसी है, अनइक्वल है, राइट। यहां पर सारी 5 5 5 5 चल रही थी और फिर 10 20 20 आ गई, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल आपको समझ में आया कि हमें ये दिख गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। ठीक है, ये आएगा आपका एडजस्टमेंट फैक्टर। कैसे निकालना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, आपकी जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है दैट इज 5, उसे स्टैंडर्ड वन मानना है, मतलब कि उसे क्या मानना है, आपको बेस मानना है। ठीक है, मतलब कि जो सारे आपके क्लास इंटरवल्स होंगे उसको आप डिवाइड किससे करोगे,
5 से करोगे। यही चीज हमने पढ़ी थी आपके स्टेप 2 में, ठीक है, कि इसको आपको किससे डिवाइड करना होता है, 5 से डिवाइड करना होता है। तो ये आपको करना है, ये सारे जो हमने निकाले उसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, इस वे में 10 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 एंड 20 डिवाइडेड बाय 5। ये सब क्या आ गए, ये सब आ गए आपके एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। स्टेप 2 हो गई कंप्लीट, आपके एडजस्टमेंट फैक्टर निकल गए। फिर आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या बोलती है कि जो आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज है, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपको डिवाइड करना है विथ एडजस्टमेंट फैक्टर, इन सब से, ठीक है। जब आप इनको, ये फ्रीक्वेंसीज को उससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है वो मिलेंगी, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, 7 डिवाइडेड बाय 1 वो हो गया 7, 10 डिवाइडेड बाय 1 ये हो गया 10, ठीक है। फिर 27 डिवाइडेड बाय 1 27, 15 डिवाइडेड बाय 1 ये हो गया 15, 12 डिवाइडेड बाय 2 वो आया 6, 12 डिवाइडेड बाय 4 ये आया 3 और 8 डिवाइडेड बाय 4 वो आ गया 2, ठीक है। तो अब ये आ गई आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो आपके वीकली वेजेस है, मतलब कि ये जो आपकी क्लासेस हैं, इसके अगेंस्ट आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करनी होती है। ओके, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आपको कैसे जो है एडजस्ट करनी है फ्रीक्वेंसीज को, एडजस्टमेंट फैक्टर और जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब आप इसका हिस्टोग्राम बनाओगे स्टूडेंट्स, वैसे ये वाला जो हिस्टोग्राम है वो सेम हमारी उस पर्टिकुलर डेटा का नहीं है, बट आप अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोग्राम बनाओगे तो वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। जैसे कि ये जो है 0 to 10, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ दूसरी क्लासेस थी, तो ये इसकी वजह से ये कुछ हिस्टोग्राम ऐसा दिखता है। लेकिन जो आपकी इसमें फ्रीक्वेंसीज ऐड की जाती है, फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती है, वो कैसी होती है, वो होती है आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो आई होप सो कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स जब गिवन होते हैं तो हिस्टोग्राम को कैसे बनाना है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वाला, दैट इज मिड पॉइंट्स आर गिवन। अब देखो, जब मिड पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझा दिया कि मिड पॉइंट्स क्या है, एक काइंड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज ही बना देते हैं। तो अगर मिड पॉइंट्स गिवन हो स्टूडेंट्स, तो हमें उन मिड पॉइंट्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सो इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ वेरियस क्लासेस आर गिवन इन प्लेस ऑफ क्लास इंटरवल्स, देन दीज मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब क्लास इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मिड पॉइंट को, आई होप सो कि आप लोगों को आता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट किए होंगे तो ये चीज आप लोगों को आती होगी, नहीं भी आती होगी तो वो चीज मैं वापस आप लोगों को समझा ही दूंगी कि कैसे करना होता है, ठीक है। सो स्टेप्स टू कन्वर्ट मिड वैल्यूज टू क्लास इंटरवल्स कैसे करना है देख लेते हैं। स्टेप 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मिड वैल्यूज, ठीक है। जो दो मिड वैल्यूज है उनके बीच का क्या करना है, हमें पहले डिफरेंस देखना है। सबसे पहले यही करना है कि हमें जो है दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा, दो मिड पॉइंट्स के बीच का। सेकेंड स्टेप है, देन हाफ ऑफ द डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड टू ईच मिड वैल्यू टू फाइंड द लोएस्ट एंड अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली ऑफ द क्लास इंटरवल। देखो, इस चीज को हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पर्टिकुलर हमारे पास में गिवन है, डेली वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है और फिर जो है डेली वेजेस जो कि क्लास इंटरवल्स। अब ये क्लास इंटरवल्स कैसे निकले वो हमें देखना है। देखो स्टूडेंट्स, अपनी फर्स्ट स्टेप कौन सी थी, अपनी फर्स्ट स्टेप थी टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये जो दो मिड पॉइंट्स है इनके बीच का क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। 160 माइनस 150 कितना हुआ डिफरेंस, 10, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको करना है हाफ। हाफ का मतलब क्या होगा, डिवाइड कर दो 2 से। हाफ किया जब हमने 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया 5। अब इस 5 को आपको ऐड करना है इन दी मिड पॉइंट एंड सब्ट्रैक्ट करना है इन दी मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब कि एक बार, मतलब कि ये जो 150 है इसमें आप ऐड भी करने वाले हो और इसमें आप क्या करने वाले हो, सब्ट्रैक्ट भी करने वाले हो 5 को, ठीक है। जब आप 5 को ऐड करोगे स्टूडेंट्स, मतलब कि जब आप एडिशन करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी अपर लिमिट। 150 प्लस 5 ये कितना आया 155, ये बनी आपकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट चाहिए तो क्या करना है, हमें 150 में से 5 को माइनस करना है, ठीक है। जो ये मिड पॉइंट्स में से लोअर लिमिट चाहिए तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, दैट इज 150 माइनस 5 किया तो ये आया 145, ठीक है।
तो ये जो आपका मिड पॉइंट था 150, इसकी जो क्लास इंटरवल थी वो क्या बनी, वो बनी हमारी 145 टिल 155, ठीक है। यह आपका जो फर्स्ट मिड पॉइंट था उसको कन्वर्ट कर दिया। सेम गोज टू सेकेंड एंड ऑल द मिड पॉइंट्स। 160 प्लस 5 करो और इधर से जो है -5 कर दो, ठीक है। सो 160 प्लस 5 हो गया 165 और 160 माइनस 5 कितना हो गया 155। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास इंटरवल बन गई। वो 170 के लिए ये क्लास इंटरवल बन गई, ठीक है, एंड सो ऑन। इस वे में जो है आपको सारी क्लास इंटरवल्स मिल जाती है। जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो एज इट इज सेम रहेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, एक बार हमें जो है क्लास इंटरवल्स अगर मिल गई तो इसके बाद में जो हमारे हिस्टोग्राम बनाने का प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे हम लोगों ने अपने इक्वल क्लास इंटरवल में देखा था कि आपको क्या करना है, अब बस ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। एक ग्राफ बनाओ, आप जो एक्स एक्सिस पर क्या लोगे, आपके क्लास इंटरवल्स लोगे, दैट इज ये सब कुछ आप लेने वाले हो। ये लिया हमने 145, 155, 165, 175, ठीक है, इस वे में ले लो। क्या करो, ये जो आपकी ये सारी वैल्यूज है ना ये ले लो और साथ में ये जो लास्ट वाला 205 है ये भी ले लो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, रिपीटेशन ना हो। तो ये 155 से 145 तक की एक क्लास बनेगी, फिर नेक्स्ट क्लास बनेगी, फिर नेक्स्ट क्लास बनेगी। अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसीज हमारा जो लेंथ है वो डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है कि जब मिड पॉइंट्स गिवन हो तो फिर आप लोगों को आपका जो हिस्टोग्राम है वो कैसे बनाना होता है। जब मिड पॉइंट्स गिवन हो तो पहले आपको आपके हिस्टोग्राम को कन्वर्ट करना होता है किसमें, सॉरी हिस्टोग्राम को नहीं, मिड पॉइंट्स को कन्वर्ट करना होता है किसमें, क्लास इंटरवल्स में, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर है कि मिड पॉइंट्स पहले कन्वर्ट होंगे क्लास इंटरवल्स में और फिर उसके बाद में इन्हें आपको प्लॉट करना है ग्राफ पर, ग्राफ पेपर पर, तो आपका जो हिस्टोग्राम है वो बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ये इसका जो ग्राफ बना वो कुछ इस काइंड का बना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 145 से 155 ये हमारी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी हुई, फिर ये नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हुई, फिर ये थर्ड क्लास की हम लोगों ने फ्रेम की। तो इस वे में जो है सारी फ्रीक्वेंसीज को आप फ्रेम करते हो विद द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स, तो आपका हिस्टोग्राम जो है वो बन जाता है। ओके, सो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा है दैट इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, ठीक है। जब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो फिर हम लोग अपने हिस्टोग्राम को कैसे बनाते हैं। सो इफ द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल बट द सीरीज इज इंक्लूसिव वन, ठीक है। जो क्लास इंटरवल है वो कैसे हैं, वो इक्वल है, लेकिन जो सीरीज है वो कैसी है स्टूडेंट्स, वो सीरीज है इंक्लूसिव क्लास सीरीज की। then the inclusive series should be first converted into exclusive series, ठीक है। तो ऐसे केस में हम जो है इंक्लूसिव सीरीज को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सक्लूसिव में। देखो जब इक्वल क्लास इंटरवल वाला मैंने आप लोगों को समझाया था तब मैंने बोला था कि हो सकता है कि ये जो इक्वल क्लास इंटरवल्स तो आपको दिख रहे हैं लेकिन जो सीरीज है वो किस काइंड की हो, इंक्लूसिव काइंड की हो। तो फिर हम अपना ग्राफ कैसे बनाएंगे या हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो चीज अब यहाँ पे समझते हैं कि जब भी इंक्लूसिव क्लास सीरीज गिवन होगी तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में, ठीक है। मतलब कि सिंपली सी बात हमें ये याद रखनी है कि आपकी जो सारा जो आपका हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन है वो एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में ही हो सकता है, इंक्लूसिव में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। सो दैट द क्लास लिमिट्स में हैव कंटिन्यूटी, ठीक है। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट क्यों करना है, ताकि क्लास लिमिट्स में क्या हो, कंटिन्यूटी हो, ठीक है। एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे ताकि हमारा जो हिस्टोग्राम है वो प्रॉपरली हम लोग बना सके। ओके, सो ये कुछ हमारा क्या होगा, मतलब कि ये कुछ हमारा एग्जाम्पल है जिसमें कि क्या गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है इंक्लूसिव में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, ये चीज भी आप लोगों को आई होप सो आती होगी, नहीं आती होगी तो वो चीज वापस समझ लेते हैं क्या करना है। एक क्लास की लेनी है आपको अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की क्या लेनी है, लोअर लिमिट, ठीक है। ये ले ली हमने, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट ली और सेकेंड क्लास की क्या ली, लोअर लिमिट ली। 11 और 10 है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, 11 माइनस 10 कितना हुआ, 1, ठीक है।
ये जो डिफरेंस आएगा इसको आपको डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करना है? बिकॉज हमें इसको हाफ करना है, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट्स में हम लोगों ने हाफ किया था, सेम वे इसमें भी हमें क्या करना है? हाफ करना है। तो हमने इसको किया हाफ, तो आपका क्या आया? 0.5, ठीक है, 0.5 आ गया ये। अब आपको इस 0.5 का क्या करना है? इस 0.5 को आप जितनी भी ये आपकी अपर लिमिट्स होगी उसमें ऐड कर देना, ठीक है। 10 प्लस 0.5, 20 प्लस 0.5, 30 प्लस 0.5, 40 प्लस 0.5 एंड 50 प्लस 0.5, ठीक है। ये क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे आपका जो 0.5 है, मतलब कि जो आपने हाफ किया है उसको आप ऐड कर दोगे सारी अपर लिमिट्स में, और उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे किसमें? लोअर लिमिट में, ठीक है। ये आप जो हो 1 माइनस 0.5 करोगे। इस सेंस में मत जाना है कि मैम आपने लिखा है 0.5 माइनस 1 तो ये माइनस 0.5 आएगा, ये नहीं होगा। वो आपको करना 1 माइनस 0.5 है, लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है उस वे में मैं अगर आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मैं बस उसे आगे लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपको आपकी जो लोअर लिमिट्स है उन सब में से क्या करना है? माइनस करना है इस 0.5 को, ठीक है। अब ये ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों चीज कर दो, तो जो आपके पास में नेक्स्ट सीरीज आएगी वो कैसी आएगी? एक्सक्लूसिव काइंड की आएगी। ये देखो 0.5 टिल 10.5, फिर 10.5 टू 20.5, ये होगा 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5 एंड 40.5 टू 50.5। बन गई हमारे पास में जो एक्सक्लूसिव सीरीज है वो, राइट। हाँ, जो एक क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन गई, और इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जब एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाए तो वो होती है क्या? एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो ये जो इंक्लूसिव थी उसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज ही रहती है, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है? बस इसे आपको प्लॉट कर देना है ग्राफ में, तो जो हिस्टोग्राम है आपका वो बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो हिस्टोग्राम आएगा वो कुछ ऐसा आने वाला है, मतलब कि ये जो आपका हिस्टोग्राम है ये दूसरे डेटा का है, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो दूसरा डेटा था, इसलिए कंफ्यूज मत होना। सिर्फ और सिर्फ इतना समझो कि जो ग्राफ है वो कुछ आपको इसी फॉर्म में मिलने वाला है, बिल्कुल जैसा आपका एक्सक्लूसिव सीरीज या फिर जो हमने इक्वल क्लास इंटरवल वाला पढ़ा था उसमें जैसा ग्राफ था वैसा ही ग्राफ आपको इसमें भी मिलता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है अच्छे से, ठीक। तो देखो हमारा जो हिस्टोग्राम था स्टूडेंट्स, उसकी जो चारों कंडीशंस थी वो हमने पढ़ ली। इक्वल क्लास इंटरवल गिवन होता है तो हम जो है उसे डायरेक्टली प्लॉट कर देते हैं। फिर उसके बाद में अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो एडजस्टमेंट फैक्टर लगा के फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया जाता है। इफ अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो मिड पॉइंट्स को हम कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यूअस क्लास सीरीज में, ठीक है, मतलब कि क्लास इंटरवल वाली सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। और अगर इंक्लूसिव क्लास सीरीज गिवन है तो उस इंक्लूसिव को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एक्सक्लूसिव में, और फिर उसे क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये हिस्टोग्राम की जो सारी कंडीशंस है ये सारी कंडीशंस आप लोगों को क्लियर होगी अच्छे से, ठीक। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट काइंड ऑफ ग्राफ पर, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इजी काइंड ऑफ ग्राफ है। ये एक अल्टरनेटिव होता है हिस्टोग्राम का, मतलब कि एक सिंपल सी चीज़ है कि आप हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हिस्टोग्राम बन सकता है, ठीक है। मतलब कि ये एक हम बोलेंगे कि हिस्टोग्राम का ही क्या है, एक अल्टरनेटिव काइंड ऑफ ग्राफ है जिसमें कि आप लोगों को वैसे बार्स नहीं देखने को मिलेंगे। इस काइंड ऑफ जो हमारी लाइन ड्रॉइंग है इसके हिसाब, इसके अकॉर्डिंग या इसके थ्रू जो है आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके बार्स होते, अगर वो बार्स नहीं है, मतलब कि हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं वो नहीं है, तो इस फ्रेम से बनाया गया है, ओके। So frequency polygon is an alternative to histogram and is also derived from histogram itself, ठीक है। जो frequency polygon है वो क्या है? वो है एक alternative to histogram, और ये derive भी कहाँ से हुआ? ये derive भी histogram से ही होता है। It is more suitable as compared to histogram when two or more frequency distributions are to be compared, ठीक है। ये जो frequency polygon है वो histogram से ज़्यादा suitable होता है
सॉरी, जब दो या दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो अगर हमें एक फ्रेम करने हो या कंपेयर करने हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये एक फ्रीक्वेंसी कर्व है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, सॉरी, ठीक है। अब इसमें आपका एक वेरिएबल है, मान लो मैं एक और वेरिएबल ले लूं और वो यहाँ पर शो कर दूं, तो अब देखो आप इसमें जो है एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो, ज्यादा बेटर वे में कर सकते हो, आपको जो है ज्यादा अच्छे से इसमें कंपेयर कर पाओगे एज कंपेयर टू हिस्टोग्राम्स, ठीक है। तो हिस्टोग्राम्स के कंपैरिजन में हमने देखा कि ये ज्यादा बेटर होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी कंस्ट्रक्टेड ईदर फॉर डिस्क्रीट सीरीज और फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कंटिन्यूअस सीरीज ही होना, जो कि हिस्टोग्राम में एक बाउंडेशन थी कि हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस सीरीज ही लगती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू भी जो है ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि इतनी चीज आप लोगों को क्लियर होगी। ये जो आपको पर्टिकुलर ग्राफ दिख रहा है ऐसा दिखता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके। नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कैसे बनाना है उस चीज की हम देखते हैं स्टेप्स, ठीक है। सो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। स्टेप 1 है take the values of variables on the x-axis and the corresponding frequencies on the y-axis, ठीक है। जो वैल्यूज है वो आपको कहाँ लेनी है, वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो कहाँ लेनी है, वो लेनी है आपको x-axis पर, और जो उसकी फ्रीक्वेंसीज है वो लेनी है आपको y-axis पर, ठीक है। स्टेप 2 है प्लॉट द वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, सारी जो वेरियस फ्रीक्वेंसीज है वो प्लॉट कर दो और इन सबको ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। बस करना क्या है, आपने वैल्यूज ले ली है एक्स एक्सिस पर, जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपने वाई पर ले ली है, पॉइंट्स को प्लॉट कर दो और उन्हें ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आपका जो कर्व है, सॉरी आपका जो पॉलीगॉन है वो आपको मिल जाएगा। The figure so obtained is extended to base, that is baseline at both ends by joining the extreme points, ठीक है। और जो आपका फिगर बनेगा उसे हम बेस लाइन से ज्वाइन करते हैं और ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेते हैं, मतलब कि दो हाइपोथेटिकल वैल्यूज हो गई वेरिएबल की, जिसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसीज कैसी है, 0 है। इस चीज को हम समझते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो ये प्लॉट बनाया, तो अब मान लो कि आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी सीरीज थी, ओके, या जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा वो कुछ 44 से स्टार्ट हुआ होगा, 69 पे खत्म हुआ होगा, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ था, तो आपने जो है आपके सारे जो फ्रीक्वेंसीज है उसके अकॉर्डिंग इसको प्लॉट किया। इसको जब प्लॉट किया तो वो सिर्फ ऐसा वाला डायग्राम आएगा जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये ऐसे हवा में उड़ता हुआ हमें नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, हमें इसे पूरा एक हमारी बेस लाइन से जोड़ के चलाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी ये जो सारी वेरिएबल्स थे ना इसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इस साइड भी और उस साइड भी, और इसे एक यहाँ पर जो क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया, बेस लाइन से इसे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो 39 है, ठीक है, 39 की एज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब ये जरूर है कि ये चीज जो है ये आपके जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें नहीं गिवन होगा, लेकिन हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो पॉलीगॉन है वो एक सिस्टमैटिकली दिखे, वो एक जो है प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहे, इसलिए हम ये चीज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी इस वे से हमने एक्सटेंड करके क्या बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0। सेम वे जो इधर एंड हुआ है वहां पर भी हमने एक्सटेंड कर दिया और वो 74 की हमने बोल दी फ्रीक्वेंसी हो गई 0। अब अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो वो चीज अगर हमने एक्सटेंड की भी है तो वो जो है बहुत ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं बनेगी, उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पूरे डायग्राम पर, आपके पूरे ग्राफ पर, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फ्रेम करना होता है, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ओके। फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड कंटीन्यूअस सीरीज। अब जब कंटीन्यूअस सीरीज की बात आती है स्टूडेंट्स, तो आपको कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। देखो कंटीन्यूअस सीरीज में आपके पास में दो कंडीशंस हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आपका कंटीन्यूअस सीरीज में हिस्टोग्राम बनता है, डिस्क्रीट सीरीज में तो हिस्टोग्राम बनता ही नहीं है, इसलिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन डिस्क्रीट सीरीज में अराइज ही नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन आपका जो फ्रीक्वेंसी आपका जो हिस्टोग्राम है वो कंटीन्यूअस सीरीज में बनता है,
तो अब दो चीजों से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन सकता है, या तो हम हिस्टोग्राम की हेल्प से बना रहे हैं या फिर हम विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बना रहे हैं। अब दोनों में आपका जो है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो कैसे फ्रेम होगा वो चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम में। ठीक है, कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम तो कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो आपको जो है हिस्टोग्राम बनाना तो आता ही है, आप लोग सीख गए हिस्टोग्राम बनाना। बस सबसे पहले क्या करना है, हिस्टोग्राम बना देना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में स्टेप 2 है जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप दैट इज अपर हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम बाय स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, जो आपके हिस्टोग्राम्स होंगे उनका इधर टॉप में जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, सारे हिस्टोग्राम्स का ऐसे जो मिड पॉइंट निकलेगा उनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। और जब आप उन सबको ज्वाइन करोगे तो जो आपको एक जो है कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है, एक लाइन देखने को मिलेगी वो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक, इसकी स्टेप 3 है द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज क्लोज्ड बाय एक्सटेंडिंग द टू एंड्स टू द बेस लाइन। इन डूइंग सो टू हाइपोथेटिकल क्लासेस of each end would have to be included with the zero frequency। ठीक है, वो थोड़ा सा वहां पे कुछ तो गड़बड़ हो गई है, each with a zero frequency। ठीक है, तो मतलब कि सीधी सी बात है कि आपको जो है हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल के जो ऊपर वाला टॉप का जो मिड पॉइंट होगा वो प्लॉट करना है, वो मार्क करना है, एक लाइन बनानी है सारे हिस्टोग्राम्स को ज्वाइन करते हुए, और ये जो आपके सारे पॉइंट्स होंगे उनको आपको एक्सटेंड करना है टिल बेस लाइन। तो जो आपको फिगर मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल हम देख सकते हैं, इधर पहले ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, हमने क्या किया, ये जो मिडिल वाले पॉइंट्स है, ठीक है, एकदम मिड पॉइंट्स लिए हैं हर एक हिस्टोग्राम के, इन सबको आपने ज्वाइन किया इस ब्लैक लाइन से। अब यहाँ पर और यहाँ तक आपका जो है पॉलीगॉन बना था विद द हेल्प ऑफ दिस, इसे एक्सटेंड कर दो टिल बेस लाइन। ठीक है, ये एक्सटेंड कर दो बेस लाइन तक, तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो ब्लैक लाइन के अंडर आप देख रहे हो ये पूरा क्या है, ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, बहुत ही इजी है हिस्टोग्राम के थ्रू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया है। ठीक, फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब अगर हिस्टोग्राम नहीं दिया है तो फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाएगा वो समझते हैं। तो देखो क्या स्टेप्स लेनी है, टेक मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने जो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए वो हमने बहुत ही इजीली बना दिया। ठीक है, आई होप सो वो आप लोगों को क्लियर होगा। फिर जब हमने कंटिन्यूअस सीरीज में विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया, अगर उसमें आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी तो वो क्या थी कि हमने जो है हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट लिया है। मिड पॉइंट कैसे लिया है, देखो हम वापस से हिस्टोग्राम पर जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या है हमारे पास में 0 to 10 दिया है। ठीक है, 0 to 10 दिया है। अगर मैं इसे डिवाइड, मतलब इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों को ऐड करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 5। 5 क्या है, इसका मिड पॉइंट है। 5 अगर मिड पॉइंट है तो वो जरूर है कि 0 और 10 के एग्जैक्टली कहाँ आने वाला है, बीच में आने वाला है। ठीक है, और एग्जैक्टली मिडिल वाला जो पॉइंट होता है वही हम लोग क्या करते हैं, हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए मार्क करते हैं। ठीक है, सेम गोज टू नेक्स्ट क्लास, एकदम जो एग्जैक्टली मिडिल वाला पॉइंट है वो लेते हैं। तो हम एट द एंड ले क्या रहे हैं, हम एट द एंड जो है यहाँ पर मिड पॉइंट्स ही चूज कर रहे हैं, राइट। मतलब कि हम अपने हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट्स ही ले रहे हैं और उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं टू मेक दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब हिस्टोग्राम नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट्स लेंगे सारे क्लास इंटरवल की, और उन मिड पॉइंट्स को हम अपने एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर। फिर जैसे डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया, सेम वे में हम इसमें भी बना देंगे। ठीक है, सो प्लॉट द वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। ठीक है,
और स्टेप 3 में क्या होगा, वही कि आपके जो एंड्स हैं उन्हें आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है और बेस लाइन पर लेकर आना है. The figure so obtained is extended to the base at the both ends by joining the extreme points first and last to the midpoints of the two hypothetical classes before the first class and after the last class, assuming that their frequencies are zero. ठीक है, मतलब कि सिंपल सी चीज है कि उसे जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आपको पूरा बेस लाइन पर लेकर आना है फ्रॉम बोथ दी एंड्स. ठीक है, तो ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. ठीक है, इस वे में जो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा. ये जो है ये सारे क्या है, ये हमारे मिड पॉइंट्स निकले हैं. ठीक है, किसी भी क्लास का मिड पॉइंट निकालो और उसे प्लॉट कर दो. ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रीक्वेंसी कर्व. देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने क्या पढ़ा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं सारे पॉइंट्स को. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब होता है कि हम लोग जो हैं ये जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन्हें ज्वाइन करेंगे लेकिन एक स्मूथ हैंड से, एक स्मूथ कर्व से. हमें जो है स्ट्रेट लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, हम स्मूथ कर्व बनाएंगे. ठीक है, तो ये जो स्मूथ कर्व जो बनाया जाता है उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व. When the vertices of a frequency polygon are joined by smooth curve, the resulting figure is known as frequency curve. ठीक है, ये देखो ये आता है frequency curve. अगर इसी की जगह पे frequency polygon होता तो वो कुछ इस वे में होता. ओके, कुछ ऐसा जो है, कुछ ऐसा बनता, मतलब कि स्ट्रेट लाइन से जो हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है. और जब वही चीज हम बिल्कुल स्मूथ हैंड से विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल और बिल्कुल जो है स्मूथ कर्व जब हम बनाते हैं तो वो आता है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व. ठीक है, बिकॉज ये हम बिल्कुल स्मूथ हैंड से बनाते हैं इसलिए ये चीज होती है. ठीक है, frequency curve may not necessarily pass through all the points of the frequency polygon but it passes through them as closely as possible. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये जो कर्व ये हर एक पॉइंट से पास हो सकता है पॉइंट यहाँ पर है लेकिन ये जितना पास हो सकता है, जितना क्लोजली हो सकता है उतना क्लोजली आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो पास होता है. बट ये कंपल्शन नहीं है कि वो बिल्कुल उन पॉइंट्स के थ्रू ही पास होगा, बिकॉज हो सकता है कि अगर पॉइंट्स के थ्रू पॉइंट्स के ही थ्रू आप पास करवा रहे हो तो कुछ ना कुछ वहां पर आपको ये देखने को मिल जाए कि वो स्मूथ नहीं बन रहा है. ठीक है, पर आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व होगा वो बिल्कुल स्मूथ कर्व होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब कि ये नेसेसरी नहीं होता है कि वो हर एक पॉइंट को टच होके निकले, लेकिन जितना पास से हो सकता है उतने पास से वो निकलता है. ठीक है, The construction of frequency curve should be done very carefully so as to avoid sharp and sudden turns. ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है फ्रीक्वेंसी कर्व का वो बहुत ही केयरफुली हमें करना है ताकि हम क्या अवॉइड कर सके, शार्प और सडन टर्न्स अवॉइड कर सके. एकदम से जो शार्प टर्न्स होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप बनाओगे तो कुछ ऐसे कर्व्स, ऐसे जो है आपको टर्न्स दिखते हैं, एकदम शार्प टर्न्स दिखते हैं. फ्रीक्वेंसी कर्व में आपके शार्प टर्न्स नहीं होंगे. ठीक है, बिल्कुल स्मूथली जाना होगा. उसके लिए अगर आप पॉइंट से थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कर्व है वो बिल्कुल स्मूथ बनना चाहिए, कहीं पर भी जो है सडन टर्न्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, this curve should start and end at the baseline. As the general rule, it may be extended to the midpoint of the class interval just outside the histogram. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्टूडेंट्स बिल्कुल जो है उसको एक्सटेंड कर कर बेस लाइन तक लाते हैं, राइट, वैसे ही सेम जो है हमें अपने फ्रीक्वेंसी कर्व में भी करना होता है कि उसे भी जो है एक्सटेंड कर कर कहाँ तक लाओगे आप लेकर आओगे उसको बेस लाइन तक. ठीक है, और वो जो है स्मूथ वे में ही चलाना है, एकदम से कहीं से भी कुछ भी टर्न नहीं करोगे. ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व शुड प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन दी होल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना वो उस एरिया के अंदर अंदर आ जानी चाहिए. ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व, एकदम जो स्मूथ हैंड कर्व आप बनाते हो वो.
ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व अगर हम करें तो क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस, however in case of frequency curve we make use of free hand to join those points, ठीक है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एकदम आप स्ट्रेट लाइंस बनाओगे और जो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व है उसमें ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बिल्कुल स्मूथ लाइन से बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व जिसमें कि आपने क्या किया है, एकदम स्मूथ हैंड से कर्व बनाया है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप जो स्ट्रेट लाइन से कर्व बनाते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाता है। ओके तो आई होप सो कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और दोनों का जो मतलब है वो भी समझ में आ गया होगा। ओके फिर आता है ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देखिए ओजाइव के बारे में अब हमने जो है पहले भी पढ़ा है, ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करता है, ठीक है। तो ओजाइव एक कर्व होता है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना उसे प्रेजेंट करता है। ओके सो इसीलिए इसे ओजाइव बोला जाता है, या फिर इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ऐसा कर्व जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करता हो, ठीक है। So the curve obtained by representing a cumulative frequency distribution on a graph is known as cumulative frequency curve or ogive, ठीक है। ऐसा कर्व जो कि जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है या कैसे वो बनाया जाता है, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, तो वो होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजाइव, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ओजाइव होते हैं, एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव। जैसे कि हमें पता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका बनेगा क्या, लेस देन ओजाइव, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बनेगा, मोर देन ओजाइव बनेगा। अब ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को पता भी होगा कि ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे तब आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टेप्स हैं वो अगर हम देखें तो स्टेप 1 क्या है, लेस देन ओजाइव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम पहले लेस देन ओजाइव पढ़ लें फिर हम मोर देन ओजाइव पढ़ेंगे। तो लेस देन ओजाइव में अगर मैं स्टेप्स पढ़ूं स्टूडेंट्स तो क्या है, इन लेस देन मेथड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल्स आर एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। मतलब कि ये जो है सबसे पहले तो आपका जो स्टेप 1 है वो आपको बोल रहा है कि आपको जो है लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टेप 2 बोल रहा है आपका लेस देन क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट दी प्लॉट दी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट दी अपर लिमिट ऑफ दी करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, ठीक है। अपर लिमिट क्यों बोला, बिकॉज हम लेस देन कर्व जो है वो अपर लिमिट के करस्पॉन्डेंस ही बनाते हैं, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो ये चीज क्लियर होगी। जैसे कि मैं पहले आपको ये पर्टिकुलर जो हमारा शेड्यूल है वो अगर हम देखें तो देखो क्या गिवन है, मंथली इनकम गिवन है और नंबर ऑफ पीपल गिवन है, इतनी चीजें आपको गिवन है। ये हो गई आपकी नॉर्मल क्लास इंटरवल्स और ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसीज। अब हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो हमेशा मैंने ये आप लोगों को सिखाया है कि लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। ये अपर लिमिट्स है सारी, इसके करस्पॉन्डिंग में बनेगा। मतलब कि हम क्या लेंगे, हम लेंगे लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड लेस देन 70, ठीक है। इस वे में जो है बनाया जाता है। तो देखो वही हमने लिया यहाँ पर, ये क्या हुआ, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड हेयर इट विल कम लेस देन 60, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, लेस देन 70, ठीक है। इस फॉर्म में जो है ये हमारा बनता है। फिर बात आती है किसकी, जो हमारे नंबर ऑफ पीपल है, मतलब कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो जब लेस देन 20 की बात की जा रही है तो 20 से कम कितना है,
6 है तो वो 6 आ गया। फिर लेस देन 30 की बात करें अगर हम, तो 30 से कम कितना है स्टूडेंट्स? देखो मैं ये नहीं बोल रही कि 20 to 30 कितना है, मैं बोल रही हूँ 30 से कम कितना है, मतलब कि ये जो हमारी लोएस्ट लिमिट है 10 to 30 तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी सब आएगी। दैट मीन्स इस 6 में आप क्या ऐड कर दोगे? इस 9 को, तो ये 6 + 9 ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 15, ठीक है। फिर लेस देन 40 बोला गया, तो लेस देन 40 में क्या आएगा? ये 10, ये 9, ये 6, ठीक है, सबको ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 25। लेस देन 50 में ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ओके, सबको ऐड कर दो, तो वो आ गई आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर लेस देन 60 की बात की, तो वही की इन सबको ऐड कर दो, तो ये आ गई आपकी। और फिर लास्ट वाले में क्या किया हमने? इन सबको ऐड कर दिया, तो हमारी जो लेस देन 70 है वो आ गया, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसे अगर और इजी वे में निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा है। उसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा वो आपका सोल्यूशन होता है, इस 6 को आपको एज इट इज 6 लेना है। ये नंबर्स मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ ताकि इजी रहेगा, ठीक है। वो जो फ्रीक्वेंसीज है वो यहाँ पे ली मैंने, इस 6 को एज इट इज, तो 6 आ गया ये। फिर उसके बाद में इस 6 में ऐड कर दो क्या? 9, तो आ गया आपका 15, ठीक है। फिर इस 15 में आप क्या कर दो? ऐड कर दो 10, तो ये आ गया 25। मतलब कि अब आपको ये तीनों को बार बार ऐसे जो है ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस एक नंबर में दूसरा नंबर को ऐड कर दो। दैट इज 25 में ऐड कर दो 15, तो ये हो गया आपका कितना? 40। 40 में ऐड कर दो 12, तो ये हो गया आपका 52। 52 में ऐड कर दो 8, तो ये आ गया आपका 62, ठीक है। इन नंबर्स को बार बार एक एक अलग अलग ऐड करने से बेटर है कि आप ऐसे कर दो, तो आपका ये बन जाएगा। जब आप स्टूडेंट्स इस चीज को प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो वो बनेगा आपका लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो जब आप लोग इसे ग्राफ में लिखोगे तो आप लोग ये क्लास इंटरवल्स नहीं लोगे, आप क्या लोगे? आप लोगे ये नंबर्स 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 जो है ये आप लेने वाले हो, ठीक है। इसे आप आपके ग्राफ पे लिखोगे और आपका जो कर्व है वो बनाओगे, तो आपका जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, या फिर मैं बोलूं जो लेस देन कर्व है, या फिर लेस देन ओजाइव, ठीक है, इसे हम ओजाइव बोलते हैं। जो आपका ओजाइव है, जो स्पेलिंग है, इसे आप ओजाइव भी बोल सकते हो, ओगाइव भी बोल सकते हो, दोनों चीजें सही है, ठीक है। तो हमारा जो लेस देन ओजाइव है वो ऑब्टेन हो जाता है जब हम इन दोनों चीजों को प्लॉट कर देंगे, तो ठीक है। और वो ये क्यों हुआ, हम इसे ये क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हमने यहाँ पर क्या पुट की है? जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो बनाई है, ठीक है। ये आपका एक डिफरेंट कर्व है और जो हमारा डेटा था वो डिफरेंट था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आपका जो कर्व, जो डेटा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, अगर आप उसका भी कर्व बनाओगे तो आपके पास में ऐसा ही कर्व आएगा जो कि इस वे में होता है, ठीक है। ये जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग में आता है, ठीक है। ये आपका क्या शो करता है? ये मतलब जो लेस देन होगा वो इस फॉर्म में बनता है, ओके। तो आई होप सो कि लेस देन ओजाइव कर्व आपको कैसे बनाना है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ओके। अब जैसे हमने लेस देन पढ़ा वैसे ही हम क्या पढ़ ले? मोर देन ओजाइव पढ़ ले। मोर देन ओजाइव भी कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है। मोर देन ओजाइव में क्या हो गया? अब हमें जो है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। मोर देन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें जो अपना पूरी डेटा है, मतलब कि जो मोर देन आप निकालोगे और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे उसे आपको ग्राफ में प्लॉट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? मोर देन ओजाइव मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या है? मोर देन मेथड, फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द सक्सीडिंग क्लास इंटरवल्स आर एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, दैट इज स्टार्ट विद द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड गो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लासेस। देखो ये जो है ये हम जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको जो है मोर देन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे बनाना होता है, ये चीज हम तब ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। प्लॉट मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द लोअर लिमिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, ठीक है। जो हमारी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम प्लॉट करेंगे जो भी हमारी लोअर लिमिट्स होती है। लोअर लिमिट्स क्यों होती है? बिकॉज हम जब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो हम मोर देन के करस्पॉन्डिंग ही उसे बनाते हैं, ओके। स्टेप 3 है द पॉइंट्स सो ऑब्टेन्ड आर जॉइंड बाय अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व टू गिव मोर देन ओजाइव। देखो अब इसे भी जो है प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि वही जो है वही सेम जो हमारा शेड्यूल था वो हमने लिया है, यही हमारी मंथली इनकम की और दी है और ये है हमारे नंबर ऑफ पीपल। अब हमें करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ इसे
मोर देन के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है। ओके, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसे क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। अब जब भी हम मोर देन बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लेते हैं अपनी लोअर लिमिट्स। ठीक है, हम क्या लेंगे, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, इस वे में जो है हम बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये सारे हम लेंगे, यही लिया हमने, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। ठीक है, तो आप देखो हमें क्या करना है, जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स मोर देन 10 की, तो इसका मतलब कि 10 से ज्यादा, दैट मीन्स 10 से लेकर नीचे तक जितना भी है, इट मीन्स ये सारी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, ऐड होने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी को ऐड किया, टोटल आई आपकी 60। फिर मोर देन 20 की बात करें तो मोर देन 20 में जो है 20 से लेकर नीचे तक 60 तक जितनी भी है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बस ये 6 नहीं आएगा, बाकी ये सारे आने वाले हैं, तो ये सब कुछ आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फिर जब मोर देन 30 होगा तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मोर देन 40 में ये सब कुछ ऐड हो जाएगा, मोर देन 50 में ये ऐड होंगे, एंड मोर देन 60 में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस वे में जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं मोर देन टाइप की, वो निकल जाती है। ओके, अब इसे भी अगर इजी वे में हमें करना है फाइंड आउट, तो हम कैसे करेंगे, देखो जो सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है ना, उसे एज इट इज ले लेना। ओके, ये 8 को हमने क्या ले लिया, एज इट इज ले लिया। अब क्या करो, अब अपवर्ड चलो, 8 प्लस 12 कर दो तो कितना आ गया, 20, 20 प्लस 15 कर दो तो ये आ गया आपका 35, 35 प्लस 10 कर दो तो ये आ गया आपका 45, 45 प्लस 9 करो तो ये कितना आ गया आपका 54, एंड 54 प्लस 6 कर दी तो ये आ गई क्या हमारी 60। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सारी जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज थी वो। ठीक है, लेस देन में हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। ओके, हम जो है टॉप से नीचे ऐड करते हुए आ रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे में चल रहे थे। अब क्या करो, हम इस वे में चलेंगे, हम नीचे से जो है अपनी फ्रीक्वेंसीज को नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे और फिर जो है हम टॉप वाली फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है कि मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे बनाना होता है। ओके, अब देखो मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, अब हमें जब ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, तो हमें सिर्फ इस वाले की और इस वाले की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम ये लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 लेंगे, और ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ओके, ये जो फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट की है, इन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। तो आपका जो कर्व बन के आएगा वो कौन सा होगा, मोर देन कर्व होगा या मोर देन ओजाइव होगा, जो कि इस फॉर्म में आता है। ओके, जो मोर देन कर्व होता है वो इस वे में आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, और जो लेस देन होता है वो हमने देखा था वो कैसा जाता है, इस वे में जाता है। ठीक है, और आपको स्मूथ कर्व बनाना है, ऐसे जो है एकदम पॉलीगॉन जैसे नहीं बनाना है, स्ट्रेट लाइंस का यूज नहीं करना है, आपको क्या बनाना है, स्मूथ कर्व बनाना है। ठीक है, तो आप जब वो वाले पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो आपको कुछ जो है ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट्स है, ये जो कर्व है, ये दूसरी पर्टिकुलर हमारी वेरिएबल को डिफाइन कर रही है, इसे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स, जो आपके ओजाइव्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्राफिकली मीडियन को फाइंड आउट करने में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स। ये हुआ आपका, ये मोर देन था, ये आया आपका लेस देन वाला, दोनों जहां पर मीट करते हैं वो पॉइंट होता है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मतलब कि ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ओजाइव्स क्लियर होंगे, जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है ये क्लियर होंगे। साथ ही साथ में जो हमारे सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थे, दैट इज आपका लाइन ग्राफ, ठीक है, उसके बाद में हिस्टोग्राम, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड दीज ओजाइव्स, ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। विद दिस हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था वो क्लियर हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब आता है क्या, टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, या फिर इसे हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी कहते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ क्या होते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ
ऐसे ग्राफ जो कि हमें किसी टाइम पीरियड के थ्रू क्या बता रहे हैं या किसी टाइम पीरियड के बेसिस पर क्या बता रहे हैं, कोई भी एक ट्रेंड बता रहे हैं या एक ग्राफ बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, वो होते हैं आपके टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, अब वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, वो आवर्स हो सकते हैं, वो मिनट्स हो सकते हैं, वो ईयर्स हो सकते हैं, वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, वीक हो सकता है, डे हो सकता है, कुछ भी होगा। ठीक है, बस वो एक जो है टाइम पीरियड होना चाहिए, और जो आपका पूरा ग्राफ है वो किसके बेसिस पर बनाया जाए, टाइम पीरियड के बेसिस पर, तो वो होते हैं आपके टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस देन द अरेंजमेंट इज नोन एज टाइम सीरीज। ठीक है, जब जो वैल्यूज है वेरिएबल्स की वो किसके बेसिस पर रिकॉर्ड की गई है, वो रिकॉर्ड की गई है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस। ओके, टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस, वो जब ऑकर हो रही है उसके टाइम के हिसाब से जब वो आपका वेरिएबल जो है वो अगर बनाए जाते हैं, जो वैल्यूज है वो पुट की जाती हैं, तो वो कहलाता है क्या, टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, द टाइम पीरियड में बी अ ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक, डेज, आवर्स एंड सो ऑन। ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक, डेज, कुछ भी हो सकता है, बस वो टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, टाइम होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे कि वो टाइम सीरीज ग्राफ है। टाइम सीरीज ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज हिस्टीरियोग्राम। ये हिस्टोरीग्राम क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज वो एक हिस्ट्री शो कर रहा है ना, आपको कुछ प्रीवियस टाइम से लेकर पूरा जो ऑक्यूरेंस है, किस टाइम पर क्या हुआ, वो चीज शो कर रहा है, इसलिए हम इसे हिस्टोरीग्राम भी कह सकते हैं या फिर लाइन ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अदर नेम भी होंगे। आई होप सो कि जो टाइम सीरीज ग्राफ है इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये ग्राफ कुछ इस वे में बनते हैं, जैसे कि देखो एक्स एक्सिस पर जो है हम टाइम लेने वाले हैं, और वाई एक्सिस पर जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है, जो भी दूसरी वेरिएबल, जो भी दूसरा वैल्यू होता है वो हम शो करते हैं। ठीक है, तो हमने लिया है क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, मंथ वाइज लिया है, मंथ लिए हैं इन दी फॉर द ईयर 1993। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्या, टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, सो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि टाइम सीरीज ग्राफ कैसे होते हैं। नाउ इन अ टाइम सीरीज ग्राफ देयर आर टू वेरिएबल्स, एक तो होता है टाइम जो कि आप लोगे आपके एक्स एक्सिस पर, और दूसरा होता है वेरिएबल अंडर स्टडी लाइक फिगर्स ऑफ नेशनल इनकम, सेल, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं अंडर स्टडी वो आते हैं। ओके, तो ये दो वेरिएबल्स होते हैं आपके टाइम सीरीज ग्राफ में। ये दो टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक होगा आपका वन वेरिएबल ग्राफ और एक होता है आपका टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। मतलब कि ऐसा कोई ग्राफ जो कि एक वेरिएबल को शो कर रहा है तो वो होता है आपका वन वेरिएबल ग्राफ, और अगर कोई ग्राफ है जो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को शो करता है तो वो आपका इसमें आता है। मतलब कि दो आपके क्या हो सकते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही टाइप्स को हम पढ़ लेते हैं। पहले आता है आपका वन वेरिएबल ग्राफ। तो वन वेरिएबल ग्राफ तो एकदम इजी हो गया कि एक ही वेरिएबल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी टाइम पीरियड होगा आप उसे ले लोगे एक्स एक्सिस पर, और जो भी उस वेरिएबल की वैल्यूज होंगी वो आप ले लोगे वाई एक्सिस पर, और जो आपका फ्रेमिंग है वो आप कर दोगे, मतलब कि प्लॉटिंग कर दोगे पॉइंट्स की, और जो ग्राफ है वो आप बना दोगे। ठीक है, सो इफ ओनली वन वेरिएबल इज टू बी शोन देन टाइम इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस. The various time points are plotted against the corresponding values and are joined by the straight line. ठीक है, जो मैंने बोला बस वही चीज यहाँ पर हमारे पास में रिटन फॉर्म में है। यह आ गया आपका वन वेरिएबल ग्राफ। यहाँ पर जो है टाइम जो है वो हमने लिया एक्स एक्सिस पर, और जो सीमेंट प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि जो वैल्यूज हैं उस वेरिएबल की वो हमने ली वाई एक्सिस पर। हमने ये बना दिया। ये हमें समझ में आया कि इन 2014 60 जो एमटी है 60,000 की जो 60,000 टर्न्स की जो आपकी सीमेंट है वो प्रोड्यूस हो रही थी। फिर इन 2015 वो इंक्रीज हुई 90 तक गई, फिर वो डिक्रीज हुई, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई, धीरे धीरे इंक्रीज हुई, एंड 2019 में 110,000 मिलियन टर्न्स की क्या हो रही है, सीमेंट प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें शो की। देखो यहाँ पर जो है प्रॉपर आपका क्या आया है, इंडेक्स दिया है, प्रॉपर स्केल बताया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हम बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20,000 MT, that is million tons production, सीमेंट प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो आपका टाइम सीरीज ग्राफ है अंडर वन वेरिएबल, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
फिर हम आते हैं एक फॉल्स बेसलाइन पर। देखो फॉल्स बेसलाइन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, फिर हम जाएंगे टू वेरिएबल ग्राफ पर। फॉल्स बेसलाइन इसका मतलब क्या है, जैसे कि सिंपल सी बात है, बेसलाइन क्या है, दिस इज द बेसलाइन, ठीक है। अब फॉल्स बेसलाइन बनाना मतलब कि थोड़ी जो है, फॉल्स का मतलब यही होगा कि थोड़ा जो है झूठी बेसलाइन बनाना, ठीक है। अब वो क्यों बनानी होती है और उसका क्या मतलब होता है वो हम समझेंगे। इफ द गैप बिटवीन 0 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज लार्ज एंड दिस रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, देन curve should be very much pulled up away from the point of origin. When a false baseline is used, the space between 0 and the smallest value of the variable is omitted. जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स की हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसी भी वेरिएबल की वो है कितनी, 20,000। लेकिन ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि 20,000 है, लेकिन आप देख रहे हो कि बाकी की जो वैल्यूज है वो भी कहीं इसके आसपास है। जैसे कि कुछ है 25,000, कुछ है 22,000, ठीक है, फिर कोई सी है जो कि आ रही है आपकी 27,000। तो मतलब कि यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं 20,000 से अपनी जो ग्राफ है अगर मैं उसे स्टार्ट करूं तो फिर 20 के बाद में मुझे फिर से कितना का गैप लेना पड़ेगा, 20,000 का लेना पड़ेगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20,000 है, तो है ना, तो अगर मैं फर्स्ट वाला आपका 20,000 ले लूं और सेकेंड जो हमने प्लॉट किया वो 40,000 ले लूं, तो इसके बीच में ही आपकी ये सारी वैल्यूज आ जाएगी और आपका जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ नहीं बनेगा, वो उसमें जो है प्रॉपरली हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो सारी वैल्यूज है ये प्रॉपरली हमें देखने को नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉल्स बेसलाइन का। हम जो है एक फॉल्स बेसलाइन बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो फॉल्स बेसलाइन कैसी होगी। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉल्स बेसलाइन बनाई, इस लाइन को क्या किया है, ब्रेक किया है, ठीक है। अब यहाँ पर 110 है, उसे हम बाद में देख लेंगे, उस एग्जाम्पल को हमने जो ये लिया है उससे देखे तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, 20,000, फिर ऊपर हम जो है 2,000 के गैप से चला सकते, दैट इज 22,000 हो गया, 24,000 हो गया, ओके, 26,000 हो गया। अगर हमें चाहिए कि हमें 1,000 का गैप रखना है तो हम वो भी रख सकते हैं। तो इस वे में जो है फॉल्स बेसलाइन बनाते हैं, मतलब कि एक जो लाइन है उसे ब्रेक कर देते हैं और एक जिगजैग मैनर में ब्रेक की जाती है, जो कि ये शो कर रहा है कि यहां से हमने जो 0 और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का गैप था उसे ओमिट किया, ठीक है। मतलब कि 20,000 और 0 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इस बेसलाइन में क्या हो गई है, सब्ज्यूम्ड हो गई, ठीक है। ये हम मानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा था क्या, हमारा जो हम लोगों के बार डायग्राम्स में पढ़ा था, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, राइट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, उसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई से बार जो है कोई सी भी एक पर्टिकुलर चीज की अगर जो फ्रीक्वेंसी अगर वो बहुत ज्यादा होती है तो हम वो जो बार है आपका वो क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और फिर उसे वापस स्टार्ट कर देते हैं, राइट। वो जो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम है वो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट हो रहा है किससे, आपके फॉल्स बेसलाइन से, ओके। तो आई होप सो कि फॉल्स बेसलाइन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अब इसकी जो वाई डू वी यूज फॉल्स बेसलाइन, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड हम स्किप करके गए थे इसे हम पढ़ लेते हैं कि हम क्यों यूज कर रहे हैं फॉल्स बेसलाइन को। सो द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग फॉल्स बेसलाइन आर, वेरिएशंस इन द डेटा आर क्लियरली शोन, ओके, जो वेरिएशंस है डेटा में वो क्लियरली शो हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 20,000 का आपको बोला कि 20 के बाद में अगर मैं 40 ले लूंगी तो बाकी सारे जो चीजें हैं वो उसी में बहुत ही पास पास में आ जाएंगे और उतना हम शो नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो है वेरिएशन ज्यादा शो नहीं होते। लेकिन अगर वही मैंने फॉल्स बेसलाइन यूज की तो वो वेरिएशन हम क्या कर पा रहे हैं, इजीली शो हो पा रहे हैं, ओके। A large part of graph is not wasted or space is saved by using false baseline. एक जो large part है वो waste नहीं हो रहा है, वो जो है हम save कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो एक पेज waste हो सकता था उसे waste नहीं होने दे रहे हैं, ओके। और जो ये false baseline है उसके थ्रू जो आपका ग्राफ है वो भी अच्छा, एक अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव दिखेगा और साथ ही साथ में आप जो हो फालतू में कोई भी स्पेस को वेस्ट नहीं करोगे। द ग्राफ प्रोवाइड्स अ बेटर विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। बेटर विजुअल कम्युनिकेशन, अगर वो आप बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड ग्राफ बनाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, एडवांटेजेस हैं ऑफ द फॉल्स बेसलाइन, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होंगे।
फिर आता है हम वापस आते हैं अपने टाइम सीरीज ग्राफ पर, और उसमें जो हमारा सेकेंड वाला टाइप है दैट इज 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल ग्राफ अगर हो तो उन्हें हम कैसे प्लॉट करते हैं। Whenever 2 or more values are shown on the same graph, then it is preferred to use different types of lines. Example, a dotted, a broken line or a thick line, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हम शो करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस का यूज करना चाहिए। जैसे कि आप जो हो आप किसी एक वेरिएबल को इस लाइन से बता दिए, ठीक है, किसी वेरिएबल को आप इस लाइन से बता रहे हो, किसी वेरिएबल को आप डॉटेड लाइन से बता रहे हो, मतलब कि एक डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो सके, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस का यूज करना होता है, ठीक है। सो जब भी 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज हमें शो करनी होती है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस आपने डिफरेंट लाइंस यूज की है उन्हें आपको प्रॉपरली इंडेक्स में शो भी करना होता है कि कौन सी लाइन किस चीज को डिटरमाइन या डिफाइन कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल्स मेजर्ड इन सेम यूनिट्स, अब ये याद रखना है कि अब हम इसके अंदर 2 कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक है सेम यूनिट्स का, एक है डिफरेंट यूनिट्स का। जो 2 वेरिएबल्स हमें स्टडी करने हैं, हो सकता है ना कि वो सेम यूनिट के हो, या हो सकता है वो दोनों मेजर किए जाएं अलग अलग यूनिट्स में, ओके। तो पहले हम पढ़ेंगे जब सेम यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं उस टाइम का जो पूरा सिनेरियो है। देखो ईयर्स गिवन है, ईयर गिवन है मतलब ये हो गया क्या, टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद में इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज इन लैक्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स रुपीज इन लैक्स। हमने क्या लिया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिया है, दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम वे में किया गया है, दोनों जो है रुपी में हम कर रहे हैं और दोनों लैक्स में ही डिफाइन है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज दी है। अब इस चीज को प्लॉट करना बहुत ही ईजी है। देखो ये लिया हमने, अपना जो ग्राफ है वो बनाया। अब यहाँ पर हमने ईयर्स ले लिए, कहां पर, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या ले लिए, वाई एक्सिस पर आपके ले लिए रुपी इन लैक्स, और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आ गए, बिकॉज सेम मेजरमेंट है, इसलिए जो आपका सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसलिए सारे किस पर आ गए, वाई एक्सिस पर आ गए, ठीक है। जो भी आपके पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, उन्हें हमने क्या किया, यहाँ पर प्लॉट किया और उन्हें क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और देखो इंडेक्स बनाया, उसमें क्लियरली हमने बताया कि जो इंपोर्ट्स है वो है ये वाली लाइन, ठीक है, जो प्रॉपर लाइन है वो आ गई आपकी इंपोर्ट्स की, और एक्सपोर्ट्स की जो है वो कुछ ऐसी वाली लाइन है जो ब्रोकन लाइन है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स की वो लाइन है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, कौन सी पर्टिकुलर लाइन किस चीज को शो कर रही है, ये चीज हमें हो गई क्लियर, ठीक है। तो इसलिए हम जो है प्रॉपर इंडेक्स का भी यूज करते हैं। प्रॉपर आप टाइटल लिखोगे और प्रॉपर आप क्या बताने वाले हो, स्केल बताने वाले हो, ठीक है। तो ये होता है आपका 2 और मोर वेरिएबल्स व्हेन सेम यूनिट्स आर गिवन, ठीक है। अगर सेम यूनिट्स गिवन है तो ये चीज होगी। अगर डिफरेंट यूनिट्स गिवन है तो फिर आप क्या करोगे, जैसे कि देखो हमारे पास में ईयर्स गिवन है स्टूडेंट, एक्सपोर्ट्स गिवन है किसमें, मिलियन टर्म्स में, और एक्सपोर्ट गिवन है रुपीज में। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 चीज हो गई है, एक हो गई मिलियन टर्म्स में, एक हो गई किसमें, रुपी में। अब हमें जो है दोनों को ही जो है आपके एक ही ग्राफ में आप बताने वाले हो, दोनों को ही आप एक ही ग्राफ में प्लॉट करने वाले हो। तो कैसे करोगे प्लॉट, हमें वो समझना है, ठीक है। अब देखो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। अब आप 2 वाई एक्सिस लोगे, ठीक है, एक वाई एक्सिस तो ये हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। अब एक पर आप लोगे स्टूडेंट्स एक मेजरमेंट, जैसे कि एक साइड हमने ले लिया एक्सपोर्ट रुपीज इन क्रोर्स और एक साइड हमने क्या ले लिया, एक्सपोर्ट इन मिलियन टन्स, ठीक है, दोनों हमने लिख दिए, और नीचे जो ईयर्स हैं वो हमने ले लिए। अब देखो फॉर ईयर 2014 आपका जो ये वाला होगा, जैसे कि जो वैल्यू है वो आपकी किस में आई है, वो आई है आपकी ये टेक्स्ट वाली में, और वॉल्यूम आई है किसमें, वॉल्यूम आई है आपकी जो एक कंप्लीट वाली लाइन है। वैल्यू क्या है, वैल्यू है रुपी वाला, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है मिलियन टर्न्स वाला, ठीक है। अगर इतना नहीं क्लियर हो ना तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर वैल्यू वॉल्यूम की जगह लिख दो एक्सपोर्ट इन मिलियन टर्न्स कौन सी लाइन एक्सप्रेस कर रही है, और एक्सपोर्ट इन करोड़ वाली कौन सी लाइन एक्सप्रेस कर रही है। आपके जो पॉइंट्स है वो आपको प्लॉट करने एज इट इज। ये याद रखना कि जब आप इन करोड़ वाला कर रहे हो तो 2014 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ओके, यहीं से आपको बनाना है। ये मत करना कि 2014 यहां से स्टार्ट होने लग गया, इस वे में मत जाना, ठीक है।
ये याद रखना, दोनों जो कर्व्स हैं वो स्टार्ट यहीं से होने चाहिए। ओके, तो इस वे में जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो और आपकी जो है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो अगर उनके, तो इस वे में जो है आप आपका ग्राफ बनाते हो। ठीक है, आप इसमें प्रॉपर स्केल लोगे और स्केल में आप जो हो दोनों साइड का एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का हमने शो कर दिया। फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलियन टर्न्स ऑन वाई एक्सिस, ये मिलियन टर्न्स वाला हमने एक्सप्रेस कर दिया इस स्केल पे। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹100 करोड़ ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर ₹100 करोड़ हमने बता दिया किसमें, अपने इस साइड वाले स्केल पे। ठीक है, तो मतलब कि जो स्केल है उसमें आपको ये दोनों ही वाई एक्सिस को एक्सप्लेन करना है, ये मत करना कि बस एक ही कर दिया। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो आपका जो ये होगा टाइम सीरीज ग्राफ, जब दो या दो से ज्यादा कर्व्स हो, सॉरी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो, वो भी डिफरेंट यूनिट्स में, तो फिर आपको उसे कैसे एक्सप्रेस करना होता है। ओके, आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और जो हमारे टाइम सीरीज ग्राफ है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर इसके लिमिटेशंस देखते हैं, बस लिमिटेशंस देखते हैं और अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या है लिमिटेशंस में? लिमिटेड एप्लीकेशन है। जैसे कि देखो हिस्टोग्राम हो गया, तो उसमें जो है हम डिस्क्रीट सीरीज यूज नहीं कर सकते, कंटिन्यूस ही होना है ना, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो है लिमिटेड एप्लीकेशन की जो इसका एप्लीकेशन है, जो इसका यूज है वो कैसा है, लिमिटेड है। मिस यूज इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, मिसयूज जो है वो पॉसिबल हो सकता है कि हम जो है गलत जो है ग्राफ बना दे, या जो एनालिसिस करने वाला पर्सन है वो गलत एनालिसिस कर ले या गलत इंटरप्रिटेशन कर ले इन फर्दर, तो वो चीज क्या हो गई कि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है मिसयूज हो गया। जो एक स्लाइड से डिफरेंस है वो ना समझ में आए, है ना, जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस होता है, हो सकता है वो ना क्लियर हो। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव, यहाँ पर जो है ये सिर्फ हमें क्या मतलब कि जो ग्राफ है वो सब्जेक्टिव बोलने का मतलब क्या है कि हर ग्राफ जो होता है या जो हर एक ग्राफ बनाया गया है वो अलग अलग पर्सन अपने अपने तरीके से क्या करता है, उसे एनालाइज या इंटरप्रेट कर लेता है। ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड कर सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो डिफर करेगा, हो सकता है कि मैं कुछ और जो है मीनिंग निकालूं एक ग्राफ से, आप कुछ और निकालो, तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है एंड लैक ऑफ एक्यूरेसी भी होती है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस होते हैं आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के। आई होप सो कि ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। जो हमारा ये चैप्टर था पूरा ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिकली हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक जो छोटी सी चीज हमें और सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोगों को गूगल ओपन करना है और उस पर आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com, तो आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसे आपको स्क्रॉल करना है। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेंगे क्लास 12th से लेकर क्लास 1st किंडरगार्टन, टर्म 1 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा लर्निंग, ये सारे जो है आपको ऑप्शंस अवेलेबल दिखेंगे। आपको जो भी पढ़ना है आपको उस पर क्या करना है, उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है अगर, तो क्लास 11th पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उस पर आपको टैप करना है, तो क्लास 11th की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको और भी प्लेलिस्ट दिखेगी। आपको यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट दिखेगी। इकोनॉमिक्स में आपकी स्टैटिस्टिक्स और जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट है। वही चीज आपको वेबसाइट पर भी सेपरेटली मिलेगी, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको वहां पर भी आपको जो है इजीली वीडियोस मिल जाएंगे। अब वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे जब और अच्छे से सारी प्लेलिस्ट दिखेगी, तो आपको वॉच नाउ का सेक्शन दिखेगा। ठीक है, उस वॉच नाउ पर क्लिक करना। वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, और चैप्टर के जो सारे टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, मान लो कि हमारा जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, इस इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना।
इंट्रोडक्शन पर क्लिक करने से इसके अंदर के जितने टॉपिक्स है वो सारे ओपन हो जाएंगे। उसमें ओवरव्यू आपको दिखेगा, वहां पर वॉच नाउ दिखेगा, उस वॉच नाउ पर क्लिक करना तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, इफ नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो। इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना और कुछ देखना है तो ऊपर से यहाँ से कैंसिल कर दो, जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और जो हमारा चैप्टर था वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।